और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। थोड़ी सुस्ती ज़रूर है ग्लोबल बाज़ारों में। भारतीय बाज़ारों में आप अच्छा एक्शन देख रहे हैं, स्पेशली बैंक्स पर। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बाज़ार पर, अनिल जी से चर्चा करेंगे। कौन से स्टॉक्स आपको एक्शन दिखेंगे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सर, सबसे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या हैं, ये बता दीजिए। जी हाँ जी। और बड़ी बातों में अगर आप फोकस करें तो बाजार में आज वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव, ये सबसे बड़ी बात है। निफ्टी में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई है, 75 अंकों की नज़दीक है। बैंक निफ्टी निचले स्तरों से 400-500 पॉइंट रिकवर हुआ है, अब फ्लैट हो चुका है। निजी बैंक और आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी है। मेटल शेयरों से अच्छा सहारा मिलता हुआ दिख रहा है, अच्छी बिकौली आती हुई दिख रही है। और मेटल इंडेक्स 1% कमज़ोर आपको इस वक्त नजर आएगा। यूरोप के बाजार 1% नीचे और डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे। तो ये है इस वक्त का हाल। तो थोड़े से संकेत ग्लोबल मार्केट से, स्पेशली डाउ फ्यूचर्स से कमजोरी के आते दिख रहे हैं। दीप जी अनिल जी, और हम देख रहे हैं कि थोड़ी कमजोरी है ग्लोबल मार्केट्स में फिलहाल। डाउ फ्यूचर्स बल्कि अब तो 250 अंक नीचे होता दिख रहा है सर। अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी और तेज गिरावट आई है। पर लगातार अनिल जी दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी अब आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी एकदम सपाट है, पर बैंक निफ्टी 200 अंक ऊपर है। इंट्राडे में 22,500 के ऊपर भी गया, पर होल्ड करने का अभी भी मुश्किल हो रही है 22,500 के ऊपर। पर क्या अब एक कन्विंसिंगली तैयार हो गया है बैंक निफ्टी एक मूव देने के लिए, और जब भी क्यूज थोड़े और पॉजिटिव हो जाते हैं, थोड़ा बढ़िया और एक्शन देख सकते हैं सर? दीप, इसमें मामला ऐसा है ना कि निफ्टी को ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी का सहारा ना भी मिले तो एक बार निफ्टी मैनेज कर सकता है, ठीक है ना। मैनेज कर सकता है कि मैं बड़े लेवल को तोड़कर बाहर निकल जाऊं, जैसे कि 10,500 को पार किया निफ्टी ने, उससे पहले 10,328 को पार किया। तो इतना मुश्किल काम निफ्टी के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि अगर चलिए बैंक्स नहीं भी चलेंगे, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक शांत भी रहे, तब भी निफ्टी के पास टीसीएस है, तब भी निफ्टी के पास रिलायंस है, तब भी निफ्टी के पास कुछ और स्टॉक्स हैं जो मजबूती दे सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी के पास तो बैंक्स ही हैं, और ऐसे में बैंक्स मजबूत हैं, आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन जिस बड़े लेवल के पार निकलने के लिए बैंक निफ्टी को ताकत चाहिए, वो ताकत सिर्फ बैंकों की ताकत से नहीं चलेगी, वो ताकत आपको निफ्टी की भी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली सही लेवल पर जाने के बाद बैंक निफ्टी वहीं पर अटक रहा है, और वो सही लेवल 22,500 के आसपास का है। 22,500 के ऊपर ब्रेकआउट होने की तैयारी ही थी कि निफ्टी कमज़ोर हो गया, अदरवाइज शायद एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता था। और इसके कमज़ोर होने में एक वजह और भी है दीप। आप देखिए, अगर डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे हो, यूरोप 1 से 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा हो, तो फिर आपको बड़े क्रूशियल लेवल पर आकर खरीदने के पहले थोड़ा सा आप संकोच करते हैं, रुकते कि थोड़ा देख लूँ क्या, क्लोजिंग तक देख लूँ, कल तक देख लूँ, ये मन में ज़रूर आएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बैंक निफ्टी ने ताकत दिखाई है, अच्छी ताकत दिखाई है। बहुत बढ़िया तरीके से रिकवरी आई और 22,000 के लेवल को तोड़ा भी नहीं है। और कल भी बैंक निफ्टी ने 350 पॉइंट की अच्छी छलांग दिखाई, आज फिर से मजबूत हुआ है। लेकिन फिर भी 22,500, 22,550 की जो क्रूशियल रेंज है, जहाँ पर अटकना है इसको, वहीं पर जाकर रुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आखिरी 1-1.5 घंटे में एक मेक और ब्रेक वाला लेवल आ सकता है। अब मैं यही कह सकता हूँ, अगर आज का हाई क्रॉस करके बैंक निफ्टी फिर से ट्रेड करना शुरू करे, तो फिर आपको तेज़ी का एक ट्रेड लेना चाहिए। फिर आपके लिए मैदान साफ है, बड़ी तेज़ी बन जाएगी। और कई बार क्या होता है, देखिए दीप, एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है कि बड़े क्रूशियल लेवल जो होते हैं उसे बाजार एक ही अटेम्प्ट में पार नहीं करता, रुकने की कोशिश करता है। कम से कम एक बार तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है, और आनी भी चाहिए, गलत भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब मेरे बचे हुए 1.5 घंटे में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर डाउ फ्यूचर्स ने हल्की भी रिकवरी के संकेत दिया, मैं समझिए 200 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स कम होकर 50-75-100 पॉइंट तक आ जाए, तो बैंक निफ्टी आपको ब्रेकआउट दे जाएगा। और अगर डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट से घटकर और 300-325 पॉइंट पहुंच जाए, तो फिर बैंक निफ्टी ने एक बार की टॉप बनाया और वापस 22,000 की तरफ आने को तैयार है। तो मैं 22,350 पर नजरें बनाए हूँ, मैं ये स्पॉट लेवल बोल रहा हूँ। 22,350 के नीचे अब बैंक निफ्टी आएगा तो मेरे लिए कमजोरी का या थोड़ा रुकावट का संकेत देगा। 22,550 के ऊपर निकलेगा तो फिर से फ्रेश ब्रेकआउट के संकेत देगा। इस 200 पॉइंट की रेंज में वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, देखते किस तरफ पहले बड़ा मुंह आता है। अगर 22,350 तोड़ा तो 200 पॉइंट 250 पॉइंट नीचे जाने को तैयार है। 22,550 तोड़कर टिक गया तो 200, 250, 300 पॉइंट ऊपर जाने को तैयार है। इस 200 पॉइंट की रेंज में मेरी नज़र है बैंक निफ्टी पर। मैं बिल्कुल नजरें बनाया हूँ, चिंता न करें आप। बिल्कुल अनिल जी, और नजर रहेगी आपकी स्ट्रैटेजी पर भी, इंतजार रहेगा सर। 22,350, 22,550 इन लेवल्स पर आप नजर रखिए। निफ्टी दोनों तरफ के ट्रेड दे रहा है। बैंक निफ्टी आपको लगातार दूसरे दिन मजबूती दिखा रहा है, अभी भी 1% ऊपर है, पर डाउ फ्यूचर से थोड़ी कमजोरी के संकेत आ रहे हैं। इस बीच चलिए आपको बता देते हैं कि कौन से इवेंट्स पर आपको नजर रखनी चाहिए आने वाले दिनों में, जिन पर बाजार भी रिएक्ट करते हुए देख सकते हैं। मानसी हमारे साथ तैयार है। गुड आफ्टरनून मानसी, बताएं।
गुड आफ्टरनून दीपांशु। कुछ इंपॉर्टेंट एजीएम्स ब्रिटानिया, टाटा केमिकल, सनोफी इंडिया आज होने जा रहे हैं जिन पर नजर है। नतीजों के लिहाज से श्री रेणुका शुगर्स के नंबर्स आज कैश सेगमेंट में आएंगे। कल बुधवार का दिन है, कैबिनेट की बैठक होगी। इसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज की एक बोर्ड बैठक है। क्यूआईपी के जरिए 2000 करोड़ जुटाने की योजना कंपनी की है। इस बोर्ड बैठक में इसी पर सोच विचार होगा और क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस जो है 1534 रुपये प्रति शेयर पर तय किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक की एक बोर्ड बैठक होने जा रही है जिसमें फंड जुटाने को लेकर कंपनी का बोर्ड सोच विचार करेगा। 8 जुलाई के ही दिन आदित्य बिरला फैशन का राइट इशू भी खुलने जा रहा है। 22 जुलाई तक ये राइट इशू जो है वो खुला रहेगा। 995 करोड़ का राइट इशू लाने की कंपनी की योजना। साथ ही कल से कड़ी शर्तों के साथ महाराष्ट्र में होटल्स भी खुलने जा रहे हैं, तो होटल सेक्टर पर भी एक्शन देखने को मिलेगा और इस खबर पर भी हमारी नजर रहेगी। स्पोर्ट्स से जुड़ा एक्शन, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज 3 टेस्ट सीरीज की शुरुआत कल से होने जा रही है। कल पहला टेस्ट मैच होगा और कल नतीजे कैश स्पेस के ही होंगे। ऑटोमोटिव, स्टैंपिंग, डिश टीवी, कोक्यू, कैमलिन, साउथ इंडियन बैंक, इनफैक्ट साउथ इंडियन बैंक के Q1 FY21 के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। गुरुवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होने जा रही है और 9 जुलाई यानी कि गुरुवार के ही दिन पीएनबी की एक बोर्ड बैठक होगी जहां पर क्यूआईपी एफपीओ राइट्स इशू के जरिए फंड जुटाने को लेकर कंपनी का बोर्ड सोचेगा। और नतीजों के लिहाज से अगर देखा जाए तो Q1 FY21 के नंबर्स रिजल्ट्स आने की शुरुआत गुरुवार यानी कि 9 जुलाई से ही होती हुई दिखेगी। टीसीएस के नंबर्स निफ्टी स्पेस में गुरुवार के दिन Q1 FY21 के आने जा रहे हैं। कैश स्पेस में अरविंद फैशन, HCC, सद्भाव इंजीनियरिंग Q4 FY20 के नंबर्स पेश करेंगे। ओके, तो ये हैं वो तमाम इवेंट्स जिन पर आपको नज़र रखनी है। थोड़ी देर में देवांश हमें बताएंगे वो तमाम खबरों वाले शेयर जहां पर आज बाजार खुलने के बाद एक्शन हुआ है, लेकिन एक्शन लगातार पिछले 3 महीने से हो रहा है उन तमाम रिकमेंडेशंस पर जो भसीन साहब आपके सामने लेकर आते हैं अपनी कॉल्स के तौर पर। तो दोपहर का वक्त है, शुरुआत कार्यक्रम की भसीन साहब के उन बेहतरीन कॉल्स के साथ। आइए बिगुल के बाद करते हैं उनका स्वागत। जी बसिन साहब बताएं सर, पहले तो अपडेट और उसके बाद आपके लिए आपके कॉल्स भी सर। जी तो अनिल जी, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे चॉपी हो रहा है क्योंकि ग्लोबल क्यूज भी वीक है और प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉफिट जरूरी है। तो हमने कल भी आपको 1-2 सेल दिए थे, आज भी हम 2 सेल एक सेल देंगे, एक बाय देंगे, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉफिट नेसेसरी है। यहाँ रुझान ये दिख रहा है कि एनर्जी लेड बाय रिलायंस इज वीक वेयरएज बैंक्स आर वेरी स्ट्रांग। तो फाइनेंशियल्स में मेरा ख्याल कमबैक है और मैं फाइनेंशियल पे बहुत पॉजिटिव हूँ। अपडेट आपको ये देना है, आपको याद है मैंने बॉश आपको 11,200, 400, 500 पे कहा था, आज वो 13,790 पे गया। तो बॉश हैज गिवन अ 15% रैली। M&M फाइनेंसर आपको बताया था 185 का टारगेट, वो 200 मार गया सर। और NBCC आज उसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया, 28 रुपए बिक गया, उसका भाव 35 रुपए आ जाएगा सर आपको अगले महीने, और मुझे 50 रुपए का टारगेट दिखता है दिवाली तक। अब आप कहें तो मैं अपडेट दूं, उसमें अपडेट ये है सर कि कल मेरा लूप इन शॉर्ट था वो खड़े रहेगा, उसके सामने आज कैडिला लॉन्ग है। आज मैंने जुबिलेंट फूडवर्क में बाय दिया है और भारती एयरटेल मैंने 572 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है, अगर है तो उसमें सौदा रखिए। अब आप कहें तो 2 कॉल दूंगा। हाँ, आज मैंने सुबह आपको RBL और बंधन बैंक में भी बाइंग का कहा था, दो आई डिडंट रेकमेंड, आई थॉट दे विल बी स्ट्रॉन्ग, दे आर टर्निंग आउट टू बी स्ट्रॉन्ग। अब मैं 2 कॉल दूंगा सर, एक बाय एक सेल। राइट सर, बताएं सर प्लीज। सर तो दिग्गज नाम है, ICICI बैंक लीजिए 370 पे, 363 का स्टॉप लॉस, 395 का टारगेट, और रिलायंस बेचिए 1818, 1822 स्टॉप लॉस रहेगा, 1840, 1765 का टारगेट। ओके, 1765, 1818, 1822 की रेंज में बेच रहे हैं। अच्छा सर, एक मिनट आप रुकिएगा। रिलायंस पे सॉरी, पहले ICICI बैंक खरीदना है 370 के आसपास, 363 का स्टॉप लॉस है, 363, 393 का टारगेट है। ओके, रिलायंस शॉर्ट करना है 1818, 1822 की रेंज में, 1840 का स्टॉप लॉस है आपका और 1765 का टारगेट। अच्छा सर, अब मेरे को वो बात करनी है डिलीवरी वाले। एक तो आपने जो डिलीवरी के लिए बोला था कि महीने भर में आप महीने 2 महीने के लिए रखिए, 10% आपको M&M फाइनेंस में मिल जाएंगे। एक हफ्ता भी नहीं हुआ, 10% की जगह वो तो 20% हो गया, 165 वाला 200 हो गया। दूसरा स्टॉक आपने NBCC दिया था 22-23 में, वो 28 आज हो गया, वो भी 20% तो बढ़ गया, 20% से ज़्यादा ही बढ़ गया। आज सुबह हमने NBCC की स्टोरी भी की थी। तो आपके डिलीवरी वाले जो दोनों कॉल्स थे वो तो हो गए सर ख़त्म। अब नया बताओ, डिलीवरी वाले जो लोग आपके और डिलीवरी के बेस पे करना चाहते हैं उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं, सब बिक गया सर।
नहीं सर, बॉश भी था अनिल जी, बॉश भी आज 13,790 बिक गया। तो डिलीवरी के लिए सर सिंपल प्ले है, जो आपने ऑटोज में तेजी देखी है, अब मुझे वही तेजी दिख रही है इन द आईसीवी, इन द ट्रक एंड द बस मार्केट। तो अशोक लीलैंड ये 51 रुपए 50-51 में मिले तो लीजिए। इसमें मुझे 63 से 65 का टारगेट दिखता है इन द नेक्स्ट 1 मंथ। और स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहें तो 46 का रख सकते हैं, बट आई वुड से अशोक लीलैंड इज द बेस्ट प्ले फॉर रिजम्पशन ऑफ एलसीवी, पीएससीवी एंड सो ऑन सर। ओके, चलो परफेक्ट। तो डिलीवरी के हिसाब से क्या 50 रुपये का आइटम है, लोग आराम से डिलीवरी के लिए खरीद भी सकते हैं। बाजार थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, 50-51 की रेंज में आए तो अशोक लीलैंड डिलीवरी के लिए लेकर रख लें। 46 का स्टॉप लॉस, 63-65 का टारगेट। शुक्रिया सर ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए, और 3 बजे आपसे फिर मैं करूँगा मुलाकात, तब आपसे कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स BTST के तौर पर जानेंगे। बाजार के क्लोजिंग के मूड के हिसाब से बसीन साहब आपको कुछ और पोजीशंस बताएंगे, दिखाएंगे भी। आइए आगे बढ़ें, देवांशी से ले हम स्टॉक्स इन न्यूज़। उससे पहले हमारे साथ तैयार है कुणाल जी और राकेश जी अपने बिगुल के साथ, और वो बिगुल है चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। खरीदारी की राय है और एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है एशियन पेंट्स के चार्ट पर। यहां पर भी अनिल जी वही पैटर्न है जिसने पिछले 3 ट्रेड्स में लगातार कमाल दिखाया है, और ये पैटर्न है एशियन पेंट्स जिसमें कि एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है, मौजूदा स्तरों पर बाय करें। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी काफी बढ़िया टेक्निकल पैटर्न है, मिस नहीं करना चाहिए। ओवरवेट बाय कॉल है, और जैसे TCS ने बोला था सारे जहां भी हम गलत निकले उन सबकी नुकसान की भरपाई करेगा। पोजिशनल कॉल है 1684, 1684 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1844, 1844 पहला टारगेट है, 1890 दूसरा टारगेट है। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। खरीदारी की राय है एशियन पेंट्स पर। और स्टॉप लॉस क्या बताया बंसल जी? 1683, 1684, 1684, 1684। ओके परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त एशियन पेंट्स पर आती हुई कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। आइए अब देवांशी से ले लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। देवांशी बताइए। सॉरी पिक्स क्या देवांशी, माफ़ कीजिएगा, आपकी खबरों वाले शेयर। जी हाँ बताइए प्लीज़। बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून। आज सबसे पहले तो NBCC ये स्टॉक पर आप नज़र रखें। सुबह ही हमने एक्सक्लूसिव खबर आपको दी थी कि NBCC को सरकार की तरफ से लैंड डेवलपमेंट के बड़े ऑर्डर्स या प्रोजेक्ट्स मिलते हुए दिख सकते हैं। जो बीमार PSUs या सरकारी कंपनीज हैं जिनके पास बड़े लैंड अभी फिलहाल अवेलेबल है, उनके डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स फिलहाल NBCC को मिलते हुए दिख सकते हैं। 10 PSUs के पास कुल मिला के करीब 5000 एकड़ के लैंड है या ज़मीन है, तो इसके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। इसके चलते आज NBCC पर आज एक्शन दिख रहा है। साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट, इस पर आप नज़र कीजिए। सब्सिडरी शेंडोंग बिनानी में करीब 93% हिस्सेदारी कंपनी बेचेगी। कृष्णा होल्डिंग्स के जरिए हिस्सेदारी बेचने की बात की जा रही है, और जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो $12 करोड़ में आती हुई दिख रही है। तो इसके चलते आज अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी आप नजर रखें। और आखिर में बड़े सौदों में इमामी और सेल दोनों पर नजर रखें। इमामी में करीब 13.5 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं, 232 रुपीज़ 10 पैसे से लेकर 232 रुपीज़ 50 पैसे के बीच में। और सेल में भी आप देखिए करीब 35 लाख शेयरों के सौदे होते हुए दिखे हैं। 33 रुपये प्रति शेयर के भाव के करीब ये सौदे हुए हैं, तो इसके चलते भी आज सेल एक्शन में है। ओके ये हैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्शन आ रहा है, और साथ ही आप देख भी रहे हैं कि भरपूर ब्लॉक डील्स भी हो रही हैं कुछ स्टॉक्स में, तो वहां पर भी आप नज़र रखिए। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए, शानदार मूव आती हुई दिख रही है सुमित जी। NBFCs काफ़ी गर्म हो रही हैं। M&M फाइनेंस पर किरण जी बात करके गए थे, भसीन साहब ने बात करी है। एक्विटास पे भी ज़रा एक्शन देखिए, 9% की तेज़ी इस स्टॉक में भी आ रही है। 58 पर है, यहाँ से और रफ्तार लगाने के लिए तैयार है एक्विटास? गुड आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल, एकदम हार लगी हुई है NBFCs के अंदर। सडन अपस्विंग सारे स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। आज 57-70 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं इक्विटास। इसमें ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 58 रुपए के आसपास ही, अगर 58 रुपए का लेवल टूट जाता है तो इक्विटास में फिर यहाँ से और भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, और फिर 60 रुपए से
60 रुपए से लेकर 62 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। कंडीशन यही है कि 58 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, 58 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो 60 से 62 का टारगेट होगा, 58 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई तो फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ओके 58 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तो इन लेवल्स के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप और अच्छी मूव्स देख सकते हैं। नितिन जी भी हमारे साथ हैं, पालविया साहब भी जुड़ रहे हैं। नितिन जी, एनबीएफसी से ही बात करते हैं, जिस तरह से एक्शन आ रहा है, वैसे तो भरपूर एक्शन ऑलरेडी इक्विटास, उज्जीवन और एमएनएम फाइनेंस पर है, पर जो बाकी एनबीएफसीज हैं क्या वहां पर भी ऐसी मूव आती हुई दिखेगी? अभी थोड़ी देर पहले एल&टी फाइनेंस में थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखी है सर, क्या ये भी अब थोड़ी कैचअप दिखा सकता है जिस तरह से ऑलरेडी बाकी एनबीएफसीज या कुछ और दिग्गज एनबीएफसीज में मूव आ चुकी है? देखिए, एनबीएफसी और बैंकिंग कंपनीज में काफ़ी अच्छा डेटा दिख रहा है, और ख़ास तौर से अगर इसको एक बार मैं बैंक निफ्टी से कॉरिलेट करूं तो बहुत बड़े दिनों के बाद आज बैंक निफ्टी में 36% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, जो नॉर्मली लास्ट 5-6 दिनों में जो बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस थी उसमें हमें नहीं दिखी थी। तो आज एक थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा है, और ये भी दिख रहा है कि बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी से ऊपर मार्केट को खींचने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी के इंडेक्स में पॉजिटिव डेटा है, और अगर उसी के कंपोनेंट्स में देखें तो एक एनबीएफसी या फिर और बैंकिंग स्टॉक्स में देखें तो हर जगह काफ़ी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट दिख रही है। जैसे इक्विटास में 31% का ओआई एडिशन है, मुथूट फाइनेंस हो गया, उज्जीवन में करीब 21% का ओआई एडिशन है। तो जिस तरीके से ओआई एडिशंस जो एनबीएफसीज में हो रहे हैं, मुझे लग रहा है ये पॉजिटिव मोमेंटम होना चाहिए, और बैंक निफ्टी में बहुत दिनों के बाद 36% का ओआई एडिशन आज देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये ऊपर के ब्रेकआउट होने को तैयार है, और जो 22,500 का लेवल है वो ब्रेक करेगा, और पॉसिबल है कि हम लोग 23,000 की तरफ बैंक निफ्टी में मूव करेंगे। तो मुझे लगता है कि व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए एनबीएफसी में और बैंक निफ्टी में, और 22,500 के ऊपर स्ट्रेट हम लोग 23,000 की तरफ मूव कर सकते हैं। ओके, नज़र रखिए फाइनेंशियल्स पर। एक और फाइनेंशियल स्टॉक जिस पर मैं राय चाहूँगा वागले साहब की, बजाज फाइनेंस। वागले साहब, कल भी आपने इस पे मोमेंटम पकड़ा था, आज तो खैर रफ्तार काफ़ी तेज़ है इसमें, अब 6-6.5% की तेज़ी देख रहे हैं और 3300 के पार गया है। 17 मार्च के बाद पहली बार हम 3300 के पार देख रहे हैं जहाँ तक बजाज फाइनेंस का सवाल है। और भी गेंस आ सकती हैं सर? आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी, बिल्कुल आ सकती है। मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखता है। मुझे लगता है ये 3500 की तरफ की शुरुआत है, लेकिन यहाँ पर फ्रेश एंट्री की मैं सलाह नहीं दूंगा। करेक्शन पे बाय करना चाहिए। कितना करेक्शन आएगा थोड़ा सा कहना मुश्किल है। 3280, 3270 ये मेरे लिए सही रेंज होगा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से भी एक 150 रुपए की पॉइंट्स की मूव बजाज फाइनेंस में बाकी है। ओके, यहाँ से भी मूव बजाज फाइनेंस में बाकी है। क्या मालूम 3500 के लेवल्स तक बजाज फाइनेंस आपको जाता हुआ दिख सकता है। नजर रखिए फाइनेंशियल्स पर। बैंक निफ्टी अब 22,500 के ऊपर है। थोड़ी देर में अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी भी देने वाले हैं, तो बताएंगे कि अब इन लेवल से आपको बैंक्स और निफ्टी दोनों पर ही क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए। निफ्टी अभी अब वापस पॉजिटिव हो गया है 10,780 पर। डाउ फ्यूचर्स अभी भी 250 अंक नीचे है, पर बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर तो एक्शन चल ही रहा है। और स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। होटल स्टॉक्स, यहाँ पर भी नजर डालिए, काफी तेज गिरावट हुई थी, अब थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही है पिछले 2 दिनों से। और हमने आपको कल ही बता दिया था कि अब महाराष्ट्र में कुछ एरियाज में होटल्स खुलने वाले हैं और कल से ये रियलिटी हो जाएगी। किन एरियाज में होटल्स खुलेंगे, किस तरह से अब कारोबार होगा, क्या है आने वाले दिनों के लिए ट्रिगर्स होटल्स के लिए, चलिए जान लेते हैं कुशल के साथ। कुशल, सबसे पहले तो जो ये खबर हमने बताई थी उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बताइए, और कौन से स्टॉक्स, कौन सी कंपनीज फोकस में रहेंगी इस खबर के दम पर? बिल्कुल दीपांशु, देखिए जो महाराष्ट्र बेस्ड होटल कंपनियां हैं जिनका काफ़ी कारोबार जो है महाराष्ट्र से आता है, वो काफ़ी फोकस में रहेंगी। इनफैक्ट हमने जो आपको कल खबर बताई थी कि 8 जुलाई से जो है एक पार्शियल बेसिस पे आपको होटल्स खुलते हुए नजर आएंगे और उस पर मोहर लगती हुई नजर आई है कल शाम को। और यहाँ पर सरकार की तरफ जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से 33% गेस्ट कैपेसिटी के साथ जो है आप अपने होटल, साथ ही जो गेस्ट लॉजेस हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, वो सब खोल पाएंगे। और ये जो आप जितने भी होटल्स वगैरह होंगे ये कंटेनमेंट जोन के बाहर आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको एक आंकड़ा बताऊं तो महाराष्ट्र में करीब 1.5 लाख होटल्स हैं और 65,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। और 3 महीने के लंबे अंतराल के बाद अब फाइनली जो है सेक्टर को रिलीफ मिलती हुई नजर आ रही है। बहरहाल कल से जो होटल्स वगैरह खुलेंगे उनके लिए कुछ कायदे कानून, कुछ नियम लगाए गए हैं सरकार की तरफ से, जो आपको पालन करना होगा अगर आप होटल्स में जाते हैं, जिसमें 4-5 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा।
और यहाँ पर आप देखिए एंट्रेंस पर जो भी गेस्ट आएंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग जो है अनिवार्य होगी। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप जो है वो आपको डाउनलोड करना मैंडेटरी होगा। इसके अलावा जितने भी स्टाफ है होटल के और साथ ही जो गेस्ट आएंगे उनको मैंडेटरली सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क आपको देना होगा और उनको ये लगाना कंटिन्यूसली रहेगा कहीं भी अगर वो वेंचर आउट करते हैं अपने रूम्स वगैरह से तो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली केवल असिम्प्टोमेटिक यानी जिनके भी कोविड के लक्षण नहीं है सिर्फ उन्हीं गेस्ट को जो है होटल्स में अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा उनको अपनी मेडिकल हिस्ट्री और ट्रैवल हिस्ट्री भी होटल को देनी होगी। तो इन सब कुछ एक कंडीशंस हैं जो होटल्स को माननी होंगी और जो गेस्ट को भी ओब्लाइज करना होगा। सरकार की तरफ से ऐसे नियम आ रहे हैं। जी, और हम देख भी रहे हैं कि सारे होटल स्टॉक्स में लगातार 2 दिनों से काफ़ी तेज़ी आ रही है। अभी कुछ ही देर में अनिल जी की तरफ से भी कल के 2000 आने की तैयारी में है, तो देखते हैं कि किधर फोकस आ रहा है अनिल जी का और किधर रिकमेंड है। बल्कि कल के 2000 तैयार है अनिल जी की तरफ से। शुक्रिया कुशल होटल्स पर रिसर्च बताने के लिए। पर बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए कल के 2000 का। जी अनिल जी, फाइनेंशियल्स पर ही फोकस रहेगा सर? जी हाँ दीप, बैंक निफ्टी 22,535 22,540 चल रहा है। यहाँ पर खरीदारी की राय है। बैंक निफ्टी मेरे लिए ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है और बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट बहुत मजबूत नजर आ रहा है। और ये बैंक निफ्टी यहाँ से नॉन स्टॉप 500 पॉइंट की तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, नॉन स्टॉप 500 पॉइंट की तेजी के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो रहा है। तो 22,535 22,540 स्पॉट लेवल जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर खरीदारी करने की राय और तुरंत प्रभाव से खरीदारी करने की राय है। ये आप आराम से खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट वैसे जो बन रहे हैं वो 22,900 23,000 के आसपास के बन रहे हैं। मैंने कहा भी आपको सुबह भी कि देखिए 22,500 के पार एक बार निर्णायक रूप से ब्रेकआउट दिया तो फिर ये रुकेगा नहीं, फिर ये सीधा 23,000 तक का रास्ता साफ है। इनफैक्ट 1000 पॉइंट का रास्ता बैंक निफ्टी के लिए बड़ा साफ हो रहा है, क्योंकि जिस लेवल के पार निकल रहा है 22,475 के आसपास का लेवल बहुत लंबे समय से बैंक निफ्टी ने अटका कर रखा था। और आज बैंक निफ्टी में बड़ी तगड़ी जोश आई। और अभी थोड़ी देर पहले नितिन जी ने भी जिस तरह से डेटा एनालिसिस किया और मेरा भी एग्जैक्टली डेटा एनालिसिस उसी डायरेक्शन में जा रहा था, तो नितिन जी के साथ और वो कंफर्ट और वो जो उनका एनालिसिस है वो मेरे साथ में जुड़ गया। यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहता हूँ दीप, 22,500 का कॉल ऑप्शन है जो 320-325 रुपए के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो जिन लोगों को रिस्क कम रखनी है वो एक काम कर सकते हैं, 22,500 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं 320-325 के आसपास। पहला टारगेट आपका 375 का होगा, दूसरा टारगेट 425 का होगा, 475 का तीसरा टारगेट होगा। ये 3 टारगेट के लिए आप कॉल ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। तो मैं आपको पहले तो बता दूं करना क्या है। या तो आप सीधा मैं स्पॉट लेवल आपको दे रहा हूं, तो सीधा 22,540 22,550 के आसपास बैंक निफ्टी खरीद लीजिए। 320-325 के आसपास 22,500 का इन द मनी पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। और यहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो स्टॉप लॉस लगाना है 250 रुपये का। 250 रुपये का इस कॉल ऑप्शन में स्टॉप लॉस होगा। ऊपर का टारगेट पहला 375 का होगा, जहाँ आपके 2000 बन जाएंगे। 425 475 3 टारगेट के लिए मिनिमम आप खरीदिए। जो लोग स्पॉट लेवल पर खरीद रहे हैं तो 22,540 के आसपास खरीद कर आपको 22,950 तक के टारगेट के लिए होल्ड करना है। अब देखिए दिक्कत क्या है, 22,950 नॉन स्टॉप 400-500 पॉइंट का ऊपर का लेवल है। तो एक काम करें, आप एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास आने के बाद आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले अपने रिस्क के हिसाब से, और उस स्टॉप लॉस को आप कॉस्ट पर ले आए और ट्रेल करते चले। मसलन 22,650 22,700 अगर ये पार कर लेता है, उसके बाद आप अपनी कॉस्ट के स्टॉप लॉस पर ले आए। बीच में मेरे पास में लेवल है नहीं, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं वो लेवल क्या दूं। अगर नितिन जी बीच में कोई आप लेवल दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ और बताऊं, बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन जो मैंने स्ट्रेटेजी दी है बाय की, उसमें 2 लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक नितिन जी जिन्होंने अभी डेटा उन्होंने भी रीड करके बोला है, और दूसरा विश्वेश चौहान जो हमारे पैनल पे नहीं, लेकिन उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने भी बोला कि बैंक निफ्टी बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। उनका भी मेरा व्यू बनाने में कंट्रीब्यूशन है। तो उनकी तरफ से भी ये लग रहा था कि 22,500 के ऊपर निकलने के बाद एक बढ़िया तेज़ी होती हुई दिखाई दी। विश्वेश जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो नितिन जी बीच में अगर कोई लेवल्स हैं तो ज़रा एक बार मुझे बताएं आपके हिसाब से बैंक निफ्टी पर क्या लेवल्स रखने चाहिए। जी नितिन जी। देखिए अनिल जी, बैंक निफ्टी की जो कॉल ऑप्शन है 22,500 की, वो परफेक्ट है। उसमें ज़बरदस्त बाइंग हो रही है आज, और अभी 350 के आसपास है। इसमें 250 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और मुझे लग रहा है ये आपको कम से कम 550-600 का रेट दे सकती है, जो परसों एक्सपायरी है।
तो जो स्ट्राइक है वो बिल्कुल सही है अनिल जी। और अगर मैं बैंक निफ्टी का लेवल दूं तो यहाँ से बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट नीचे काफ़ी बाइंग हुई है, तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बन रहा है। इनफैक्ट आप करंट रेट से केवल 200 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रखें। मुझे नहीं लग रहा है क्लोजिंग में ये नीचे आएगा। इनफैक्ट ये हो सकता है क्लोजिंग में 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट और ऊपर की तरफ जा सकता है। ओके, क्लोजिंग में 100-150 पॉइंट और ऊपर जाने की संभावना है, तो आराम से कोई हड़बड़ी न करें, नोट करके रखें। अब एक BTST कॉल विश्वेश जी भी देना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे भी, और उससे पहले वागले साहब भी हैं, वो भी एक BTST कॉल देना चाहते हैं। तो पहले वागले साहब के लिए एक भी बोल। अनिल जी बताएं सर। अनिल जी, मॉर्निंग में हमने उज्जीवन दिया था 249 में, उसका टारगेट तो आ गया। अभी इक्विटास मेरे भी रडार पर था, लेकिन अभी वो सर्किट पे है। तभी 57, 50, 58 का भाव था। अगर नीचे में आता है तो लेके काम करिए। मुझे कल के दिन में 63 के लेवल्स दिखाई देते हैं, और आपको 55 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, 55 का स्टॉप लॉस रखना है। एंट्री पॉइंट क्या सही रहेगा? अनिल जी, अराउंड 57, 50, 57, 70 वो लेवल पे सही एंट्री रहेगा, लेकिन अभी तो सर्किट पे है, अभी तो चांस नहीं मिलेगा। ओके, और टारगेट 63। आइए विश्वेश जी के लिए बिगुल। विश्वेश जी भी हमारे साथ है फोन लाइन पर, उन्हें भी एक BTST कॉल भी देनी है, और साथ ही हम बैंक निफ्टी पर भी उनसे बात करेंगे। आइए। विश्वेश जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग मी। सर, मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत मेजर ब्रेकआउट आ रहा है, स्पेशली बैंक निफ्टी में, और जिस हिसाब से ब्रेकआउट है, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी एटलीस्ट 1,500 से 2,000 पॉइंट चल सकता है यहाँ से, तो फाइनेंशियल्स में लॉन्ग रहना चाहिए। मैंने जब आपको मैसेज किया था वो था इक्विटास पे अराउंड 57 के आसपास। मुझे लगता है बहुत ही ब्रिलियंट रॉकेट ब्रेकआउट बोलते हैं इसको हुआ है। 55 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। अभी सर्किट में है, खुलने के बाद भी नीचे वापस भी सर्किट लग जाएगा। मुझे लगता है एटलीस्ट नहीं तो भी 65 to 68 के लेवल्स देखने मिलना चाहिए। क्या बात है, वाह। 65, 68 और स्टॉप लॉस क्या रखना है विश्वेश जी? स्टॉप लॉस छोटा सा ही रखिए सर, कंजर्वेटिव 55 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए सर। ओके, 55 रुपए का स्टॉप लॉस। अच्छा, बैंक निफ्टी पे कोई स्ट्रेटेजी दीजिए ना सर, क्या और लेवल्स दीजिए ना। मेरे को लेवल्स मिल नहीं रहे हैं, मुझे बहुत सख्त जरूरत है आपकी, क्योंकि मेरे है ना 23,000 के पहले 22,900 के पहले बीच में मैदान खाली है, कोई लेवल निकल के नहीं आ रहा। तो क्या लेवल रखने चाहिए दिमाग में? अनिल जी देखिए, मैं एक डेटा शेयर करूंगा आपके साथ में। 13 मार्च के दिन में बैंक निफ्टी राउंड अबाउट 25,000 के पास था, और अगले 2 दिन में बैंक निफ्टी सीधा 22,000 आ गया था। अब आप सोचिए कि 22,000 के ऊपर जाने के लिए हमने 2.5 से 3 महीने लगाए हैं। आज जब हम 22,000 के ऊपर जा रहे हैं 2.5-3 महीने बाद, तो अगला लेवल तो सीधा 25,000 ही होना चाहिए। आप समझ रहे थे, वो भी अगले 3 दिन में। तो टाइम प्राइस मोमेंटम के हिसाब से बैंक निफ्टी को एटलीस्ट 2,000 पॉइंट रैली करना चाहिए फ्रॉम द करंट लेवल। कुछ बड़ा ऑन द कार्ड है, जो मुझे तो फंडामेंटल उतना समझता नहीं। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी फॉर द फर्स्ट टाइम इज गिविंग अ क्लोज अबाउट 22,500, मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्लोजिंग में आ जाएगा। और लास्ट चीज, 24 जून का जो ओपन हाई था 22,499 फ्यूचर का, आज उसके ऊपर गए, वॉल्यूम हुआ। और आज के दिन का अगर आप ऑप्शन का डेटा देखेंगे ना अनिल जी, ह्यूज पुट राइटिंग 22,500, 22,200, 22,300 सब पुट राइटिंग है। तो एट द सेम टाइम 23,000 के कॉल राइटर को ट्रैप होना अभी भी बाकी है। 23,000 के कॉल में अभी भी वहां अगर आप देखेंगे तो 10 लाख शेयर है। मुझे तो लगता है उन लोग को कवर करना बाकी है। बैंक निफ्टी एटलीस्ट नहीं तो भी आज, अभी कितना 2:30 बज रहे हैं, आज 1 घंटा बाकी, एटलीस्ट 400 पॉइंट चलना चाहिए आज के आज। तो अगर आप लेवल मुझे पूछ रहे तो मुझे लगता है कि कंजर्वेटिव 22,350 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 22,350 से अभी सेकंड टर्म में घुमा है, और मुझे लगता है अगले 1-1.5 दिन का टारगेट 23,500 का होना चाहिए, 1000 पॉइंट का। विश्वेश जी, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आपके अंदर आपकी आत्मा तो है ही, मेरी आत्मा भी घुस गई है। सर बहुत कम बार, मतलब कभी जब मुझे अपने सारे जो व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि जब भी अनिल जी और विश्वेश जी की लेवल्स मैच करते हैं तो हम 1 करोड़ उसकी जगह 5 करते हैं क्वांटिटी, और ऐसा जब हुआ है, मतलब मुझे नहीं लगता हम गलत थे। तो सर आपका कॉन्फिडेंस भी मैं रीड करता हूँ, और मेरे हिसाब से आपका डेटा ले तो सबसे बेहतरीन है ही। तो मेरे हिसाब से आपके कॉन्फिडेंस पे ही मैं शायद प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ।
नहीं, और विश्व जी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दर्शकों को, ये कॉन्फिडेंस तब है जब डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे हैं, तब ये कॉन्फिडेंस है। तो बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर ऐसे डर के रहेंगे तो आप ले नहीं पाएंगे, लेकिन जब डेटा आपको एकदम सही संकेत दें तो फिर ठीक है। कौन जाने डाउ फ्यूचर्स 200 दिख रहे हैं नीचे और डाउ ऊपर बंद हो जाए कल, आज रात को, तो ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, थोड़ा नीचे है, लेकिन उसके बावजूद बैंक निफ्टी तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बड़े ब्रेकआउट का संकेत दे रहा है। अगर आज 22,500 के ऊपर बंद हो गया तो फिर कहने क्या। बस ये है कि आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपनी पोजीशन रखें ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए। तो अगर आपको लगता है इंट्राडे में अच्छा मुनाफा बन रहा है, ले लीजिए, कल फिर देख लीजिए, और नहीं तो देखते हैं। अभी तो 1 घंटा पूरा बाकी पड़ा है, तो देखते हैं भैया क्या कुछ होता है उस 1 घंटे में। जी दीप, तो 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ले। वैसे ब्रॉडली तो हो चुकी है, थोड़ी सी जल्दी से कर लेते हैं। जी जी अनिल जी, बिल्कुल इंतजार है, बिगुल बजाते हैं 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी का। अनिल जी, जैसे आप बता रहे थे डाउ से सपोर्ट नहीं आ रहा है, 270 अंकों की गिरावट इस समय आपको डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है, 0.5% नीचे नैस्डैक के फ्यूचर्स भी हैं सर। यूरोप के बाजार ज्यादा गिरावट नहीं है, बट 1% की नरमी तो यूरोप भी दिखा रहे हैं, और आज एशिया के बाजारों में गिरावट थी, सिर्फ चाइना के बाजार 1% ऊपर बंद हुए, तो थोड़े नर्म ग्लोबल संकेत जरूर हैं सर। चलिए, थोड़े नरम संकेत हैं ग्लोबल संकेत, लेकिन हाँ ये बात सही है, नरम संकेत है तो उस लिहाज से आपको निफ्टी में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। पोजीशन हल्की करके भी जा सकते हैं। वैसे तो प्रीमियम से हम डिस्काउंट पर आ चुके हैं, और डेटा भी बड़े इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, मैं आपको 1-2 डेटा बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो है कि 10,700 के ऊपर जब तक हम बंद हो रहे हैं तब तक तो चिंता की कोई बात नहीं है, और ऐसा लग रहा है डेटा देखकर 10,700 के नीचे बंद नहीं होंगे। 27 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर है। 10,800 के ऊपर भी बंद नहीं होंगे, उसकी वजह यह कि 37 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर है। तो 10,700 10,800 के बीच में आप वक्त बिताएंगे, इसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन अगर 10,800 के ऊपर बंद हो गए तो फिर कहने क्या, 35 और 3570 और 1080 लाख शेयर रिस्क पर आ जाएंगे शॉर्ट साइड पर कॉल राइटर्स, जिन्हें ये कॉन्फिडेंस है कि अमेरिका की कमजोरी का फायदा होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अमेरिका की कमजोरी से हमेशा आपको डरना ही चाहिए। कई बार ये भी हो सकता है कि अमेरिकी बाजार ही घूम जाए, अगर ना घूमे तो कई बार ये भी हो सकता है कि अमेरिकी बाजारों से हर रोज़ डे टू डे बेसिस पर हम कपड़ न रहें, और कई बार ये भी हो सकता है कि हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हम पर भारी भी पड़ सकता है। अब क्या होगा इन तीनों में से, ये तो सुबह पता चलेगा, लेकिन अभी तो हमारी स्क्रीन बहुत मजबूत दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अगर 10,800 के ऊपर अगर आप बंद होते हैं तो 80 लाख शेयर कॉल राइटर्स जो हैं 10,500 के ऊपर के, वो और रिस्क पर आ जाएंगे, जो मजबूती देंगे बाजार को। तो 10,800 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, मजा ही आ जाएगा। और अगर नहीं आता है 10,700 के ऊपर की भी क्लोजिंग है तो चिंता की बात नहीं। ये तो हो गई आपकी बात निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी। 22,000 बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, 11 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुटमर है, और 22,500 पर है ना कॉल राइटर्स खड़े हैं 8 लाख शेयरों के डीप बैंक निफ्टी में। तो 22,500 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं अगर आज, तो फिर ये कॉल राइटर्स बहुत तनाव में है, इनको शॉर्ट पोजीशन काटनी है, और फिर सीधा टारगेट आपका 23,000 के आसपास का आता है। बीच के कोई टारगेट है नहीं, जैसा अभी विश्वेश बता के भी गए थे कि 25,000 से बैंक निफ्टी गिरकर सीधा 22,500 तक आया था। तो इसलिए बीच में कहीं कोई लेवल नहीं है, और मुझे चार्ट्स आते नहीं, तो मैं तो वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से चलता हूँ। तो मेरे लिए वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से 22,500 से सीधा 23,000 के बीच का कोई लेवल है नहीं। कहाँ रुकेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये रेंज है जिस पर आपको ट्रेड करना है। तो 22,500 जब तक बना हुआ है ऊपर की तरफ, तब तक घबराइए नहीं। अब एक ही चीज़ आपको कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने बैंक निफ्टी में भी ट्रेड लिया है, देखिए सब कुछ ठीक है, सब अपना कॉन्फिडेंस ये सारा अपनी जगह है, लेकिन आपको मार्केट के साथ हल्की सावधानी, अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखना है। एक ही फॉर्मूला है ओवरनाइट पोजीशन रखने में, थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। उतनी ही पोजीशन रखें जितनी आप बचा सकें, या फिर आप हेज करके चले। 3:20 पर हम आपको और बताएंगे, और बीच बीच में प्रॉफिट आता जाए, लेते जाइए, वापस एंटर करिए, प्रॉफिट आए लेते जाइए, वापस एंटर करिए। ये फॉर्मूला रखिए, कोई टेंशन नहीं। जी दीप। जी अनिल जी, प्रॉफिट आइए और लेते जाइए, ये आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। 3:20 को बताएंगे कि फाइनली क्या करना चाहिए। फिलहाल मूवमेंट काफ़ी पॉजिटिव है, और आप 22,500 के ऊपर आराम से होल्ड करें तो 23,000 तक बैंक निफ्टी को जाना चाहिए। पर देखते हैं क्या मूव आता है। इस बीच कई स्टॉक्स और सेक्टर्स भी हमें फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। एक स्पेस जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए वो है रियल एस्टेट स्टॉक्स। यहां पर आप दोनों तरफ के मूवमेंट देख रहे हैं, पर उससे पहले एक चार्ट कॉर्नर की कॉल तैयार है राकेश जी कुणाल जी के पास। पहले वहां पर चलते हैं, फिर देखेंगे क्या चल रहा है। बताएं सर।
दीपांशु, बैंक्स और एनबीएफसी फोकस में है, तो हमारा स्टॉक बैंकिंग है। फेडरल बैंक जो धीरे धीरे करके चल रहा है, अभी सिर्फ 2.25% के करीब ऊपर है। एक नेकलाइन स्टॉक ने तोड़ी है, 54.70 की एक नेकलाइन तोड़ी है, एक ब्रेकआउट दे रहा है। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, बैंक्स को लेकर के जो आपका बुलिश स्टांस है, इससे मेरे और राकेश जी में काफी कॉन्फिडेंस बना है। और देखिए आरबीएल भाग गया, बंधन भाग गया, और अब बारी है फेडरल बैंक की, जिसमें कि ब्रेकआउट आता हुआ 55 रुपए के ऊपर नजर आ रहा है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। 54 रुपए पर स्टॉप लॉस रख ले। पहला टारगेट 56 रुपए 50 पैसे का और दूसरा टारगेट 58 रुपीज का। तो 58 रुपए के टारगेट के लिए बाय करना है फेडरल बैंक। ये फेडरल बैंक पे 58 रुपए का इवेंचुअल टारगेट होगा आपके लिए। अब बिल्कुल बजाते हैं सुमित जी के लिए छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का। बताइए सुमित जी। दीपांशु, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई में मेरे पास यहाँ पे पुट लेने का सलाह रहेगा। वीक स्टॉक मेरे रडार पे आया है। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मेरे को वीक लग रहे हैं, जिसमें आईओसी यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक दिखा रहा है। आईओसी के अंदर यहाँ से दबाव देखने को मिल सकता है। 86-87 के आसपास आईओसी में सेल बनता है। नीचे में मेरे को लगता है 5 से 6 रुपए का गिरावट देखने को मिलेगा। तो आईओसी का 85 का पुट 3.25 रुपए का अभी भाव है। आईओसी का 85 का पुट 3.25 रुपए का अभी भाव है। इसको सीएमपी पे खरीदारी करने का सलाह रहेगा। इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए नीचे के अंदर 2 रुपए 15 पैसे या 2 रुपए 30 पैसे के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 2 रुपए 15 पैसे या 2 रुपए 30 पैसे के आसपास। और जो टारगेट्स मेरे को आईओसी में लग रहे हैं, उसके हिसाब से इस पुट का वैल्यू इस हफ्ते के अंदर 3 से 4 रुपए ऊपर बढ़ना चाहिए। यानी ऊपर के अंदर टारगेट 5 से 7 रुपए तक का रखा जा सकता है। आईओसी का 85 का पुट खरीदारी करे। 5 रुपए का पहला टारगेट, 7 रुपए का दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 2 रुपए 15 पैसे या 2 रुपए 30 पैसे के आसपास। ओके, आईओसी यहाँ पर आप प्रेशर बनता हुआ देख सकते हैं, तो बिकवाली की राय आ रही है उस पर, और पुट के जरिए आप ट्रेड करिए, तो पुट पर खरीदारी करिए। पर अब वागले साहब के पास चलते हैं। उनके पास एक बीटीएसटीटी कॉल है। बताएं सर। दीपांशु, बैंकिंग स्पेस में ही है। स्टॉक है इंडसइंड बैंक। 526-527 का भाव है। यहाँ पर बाय करें। 521 का स्टॉप लॉस होगा। मुझे 538 to 540 कल सुबह दिखाई देते हैं। 538, 540 ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक पर खरीदारी की राय आ रही है वागले साहब की तरफ से। तो जिस तरह से बैंक्स में मूवमेंट आ रहा है, इंडसइंड बैंक का भी आप पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, लगभग 5-6% ऊपर ये स्टॉक भी इस समय आपको आते हुए दिख रहा है। नजर रखिए सारे के सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस पर, वहां पर आप अच्छा एक्शन देख रहे हैं। पर जैसे कि मैं बोल रहा था, रियल एस्टेट स्टॉक्स यहाँ पर भी फोकस होना चाहिए। दोनों तरफ के मूव्स आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा शोभा ब्रिगेड काफी एक्टिव रहे, गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी खरीदारी आई, पर फिर थोड़ा दबाव भी आता हुआ दिख रहा है। दोनों तरफ की खबरें भी आई हैं, पर अब किस तरह के ट्रिगर्स बन रहे हैं, आगे जाकर कैसा एक्शन रह सकता है, रिसर्च तैयार करी है मानसी ने। मानसी बताइए, क्या नई रिसर्च निकल कर आ रही है रियल एस्टेट के लिए? बिल्कुल दीपांशु, जो आप कह रहे हैं बहुत सही है। दोनों ही तरफ के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। रीसेंट रिसर्च जो है इंडिया के जो टॉप 2 सिटीज़ है रियल एस्टेट के हिसाब से, वहाँ पर कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। मुंबई और दिल्ली में प्रॉपर्टी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। मई और जून में अगर मुंबई के आंकड़ों को देखें तो 70% प्रोजेक्ट्स जो हैं उसकी कीमतें गिरती हुई दिखी है। बिक्री बढ़ाने के लिए डेवलपर्स कई सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि ऑफर्स लाना, डिस्काउंट्स देना, काफ़ी सारे स्कीम्स लेकर आना जिससे बिक्री बढ़े। लेकिन अनसोल्ड इन्वेंट्री का ट्रेंड जो है पिछले दिनों भी हमने देखा था, करीब 80% अनसोल्ड इन्वेंट्रीज पड़ी और न्यू लॉन्चेस 90% से भी ज़्यादा गिर रहे हैं, मतलब न्यू लॉन्चेस हो ही नहीं रहे हैं। बिल्डर अभी भी कीमतों में और कटौती कर सकते हैं। माना ये जा रहा है कि अगर उन्हें जेन्युइन बायर्स मिले, बिल्डर्स का ये कहना है कि अगर वो जेन्युइनली खरीदना चाहते हैं, नेगोशिएट करते हैं, तो यहाँ पर और ज़्यादा कटौती भी आती हुई दिख सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी जनवरी से मार्च के बीच बिक्री 25 से 30% गिरती दिखी है।
अब अगर इसके डिस्काउंट के ट्रेंड को देखें, मिड सेगमेंट कैटेगरी के जो घर हैं उसमें 5 से 15% के डिस्काउंट मिल रहे हैं। लग्जरी अपार्टमेंट जो है उसमें 30 से 35% तक के डिस्काउंट्स देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑफर्स जिसकी हम बात करें, मॉड्यूलर किचन, फर्नीचर, गाड़ी, सोने के सिक्के, ये तमाम ऑफर्स डेवलपर्स लेकर आ रहे हैं ताकि इनकी बिक्री जो है वो बढ़ती दिखे। अब जब बिक्री नहीं हो रही है और साथ ही कई सारे ऑफर्स देने पड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कंपनियों के कारोबार पर असर पड़ता दिखेगा। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखें तो आज रियल एस्टेट सेक्टर की तमाम कंपनियां जो हैं बिकवाली का दबाव झेल रही हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर इन लेवल्स पर देखें और बिक्री के हिसाब से अगर देखें, जिस तरह से ऑफर्स मिल रहे हैं, रियल एस्टेट और घर खरीदने के लिए सबसे अच्छा मौका कस्टमर्स के लिए है। बात सिर्फ इतनी है कि फिलहाल कोरोना की वजह से लोग सेविंग्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ना कि स्पेंडिंग। जी, तो प्राइजेस ज़रूर नीचे आते हुए दिख रहे हैं, पर उसका फ़ायदा उठाने के लिए इस समय ज़्यादा एपेटाइट नहीं है मार्केट की। बहुत बहुत शुक्रिया ये रिसर्च हमारे सामने रखने के लिए मानसी। डीएलएफ पर जी अनिल जी, और 22,600 के पार अब बैंक निफ्टी 400 अंकों की तेजी के साथ सर। नहीं, मानसी है या जा चुकी है? मैं मानसी से बात करना चाहता था। अगर मानसी है कनेक्टेड तो ठीक। अच्छा मानसी, आपने कहा हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी सर, हमने हमारे बचपन में एक सिक्का ऐसे देखा जिसके दोनों पहलू सेम ही थे। आपको पता है उस सिक्के के बारे में? नहीं सर, आप बता दीजिए। अरे हमारे कुणाल जी और राकेश जी, जय और वीरू शोले पिक्चर में एक सिक्के के दोनों पहलू सेम ही थे। कुणाल जी देखा है ना आपने? जी सर। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल शोले फिल्म अनिल जी। बिल्कुल। चल ओके, तो चलिए कहीं कहीं फिल्मों में एक सिक्के का एक ही पहलू होता है, लेकिन हाँ बाकी सब जगह दो पहलू, जैसा मानसी बता रही। ओके, तो मानसी शुक्रिया इस बेहतरीन रिसर्च के लिए। लेकिन इस बीच कुछ इंटरेस्टिंग मूव बाजार में आते दिख रहे हैं। जैसा दीप कह रहे थे कि 22,600 के पार निकलने की कोशिश भी की है। 22,622 का हाई बनाया है। बैंक निफ्टी धीमे धीमे अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट शायद सपोर्ट दे तो और मजा आ जाए, लेकिन ठीक है ग्लोबल मार्केट में जी। लेकिन आइए एक बड़ी खबर की तरफ करते हैं फोकस। चीन से आने वाले इंपोर्ट पर सरकार बिल्कुल पूरी तरह से कमर कस के इसे कम करने पर और रोकने की तैयारी कर रही है। इस पर बहुत कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है। हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त नई दिल्ली से। समीर बताइए, क्या कुछ एक्शन सरकार लेने की तैयारी में है? बिल्कुल सर, सबसे पहले आपको बता दें कि चाइना को लेकर के सरकार लगातार एक्शन में है और चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है इसको घटाने के लिए सरकार लगातार कई अहम बैठकें कर रही है, समीक्षा कर रही है। और उसी दिशा में ये एक बड़ा कदम है कि पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने वाणिज्य मंत्रालय से, कॉमर्स मिनिस्ट्री से सुझाव मांगे हैं कि चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है बेतहाशा, उसको कैसे कम किया जा सके। सूत्र ये बता रहे हैं कि करीब 370 आइटम की बाकायदा एक लिस्ट भी बनी है जिसके इंपोर्ट को कम करने के लिए, सीमित करने के लिए सरकार इस वक्त विचार कर रही है। और उसको लेकर के कॉमर्स मिनिस्ट्री से, वाणिज्य मंत्रालय से बाकायदा सुझाव मांगे हैं कि अगर इस इंपोर्ट को कम करना है 370 आइटम्स का, तो वो इंपोर्ट कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। यही नहीं, वाणिज्य मंत्रालय से प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक और समीक्षा बैठक करी है और उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए को लेकर के ये समीक्षा बैठक की गई थी। और चाइना के अलावा अन्य देशों के साथ जो भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं उनको लेकर के ये समीक्षा की गई थी। और कुल मिलाकर के मकसद यही है कि अगर चाइना को छोड़ भी दे तो कई और देशों से जो चाइना का सामान भारत में आ रहा है, एक तरीके से जो डंप किया जा रहा है, उसको भी कैसे कम करना है, उस पर भी समीक्षा बैठक की गई है। ये बताया जा रहा है कि सरकार का एक मत यही है कि भारत डंपिंग ग्राउंड नहीं बन सकता, यानी कि कहीं से भी आप मलेशिया से, सिंगापुर से, आसियान कंट्री से, किसी भी देश से अगर आप चाइना का सामान भारत में ला रहे हैं तो इसको एज अ डंपिंग ग्राउंड आप ट्रीट नहीं कर सकते। और जिस तरीके से इंपोर्ट, बेतहाशा इंपोर्ट हो रहा है, उस बास्केट को कम करने के लिए एफटीए का भी समीक्षा बैठक की गई है। और इसके साथ ही वाणिज्य मंत्रालय से, कॉमर्स मिनिस्ट्री से अगले 14 दिन के भीतर एक और रिपोर्ट मांगी है कि जिन आइटम्स पे चर्चा की गई है इनको लेकर के क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं इंपोर्ट को कम करने के लिए। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि खुद पीएमओ लगातार निगरानी बना करके कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ और अन्य मंत्रालय के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करके जो इंपोर्ट हो रहा है चाइनीज प्रोडक्ट का भारत में, उसको कम करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए कई बैठकें कर रहा है। और आने वाले वक्त में हम इस दिशा में कई बढ़ते हुए कदम देख सकते हैं, जहां
इंपोर्ट टैरिफ को बढ़ाना या फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना, ये कुछ कड़े कदम हैं जो हम कई प्रोडक्ट पे उठता हुआ देख सकते हैं। आपको बता दें कि चाइना से ड्रग्स से लेकर के खिलौने तक बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है। तो इन जो बास्केट है चाइनीज इंपोर्ट का, उसमें ऐसे 370 आर्टिकल को चिन्हित कर लिया गया है और उनके इंपोर्ट को कम करने के लिए एक अहम और पहली बैठक वाणिज्य मंत्रालय के साथ हो चुकी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी ये बैठक हुई है, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, आसियान कंट्रीज हैं, यहाँ तक कि ब्राजील से भी जो इंपोर्ट भारत में हो रहा है। तो इस एफटीए को इसकी समीक्षा की गई है, दोबारा से समझने की कोशिश की गई है कि कहां पर और नकेल कसी जा सकती है ताकि इंपोर्ट कम हो और भारत मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि कुल मिलाकर के मकसद ये है कि एक तरफ चाइना को ये बताना कि आर्थिक ताकत भारत के भी पास है, और दूसरा जो दो बड़े मंत्र प्रधानमंत्री मोदी के दिए हुए हैं, यानी कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन, इसको भी सफल बनाना सरकार का एक बड़ा मकसद है। तो इन कदमों के जरिए ये भी हासिल करने की योजना है। जी अनिल जी। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी इंपोर्ट पर कमी करने की तैयारी में इस वक्त है सरकार, और चीन से आने वाले इंपोर्ट पर सरकार कमर कसने की तैयारी में है। आइए इन पर हम और आगे एक्शन देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और स्टॉक है जिस पर एक्शन, और राजेश पालिया साहब से तो बात ही नहीं हो पाई अभी तक हमारी। पालिया साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले इक्विटास, जहां पर सर्किट खुला है, 10% का जो सर्किट था वो सर्किट खुला है इक्विटास में, और स्टॉक मजबूत है, अब तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्या फ्रेश खरीदारी का मौका है? यदि हाँ तो स्टॉप लॉस टारगेट बताइए। बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून। और जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में, बिल्कुल फ्रेश खरीदारी का मौका है, और मुझे लगता है कि अगर इसको 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन होल्ड करेंगे तो 64-65 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। करंट लेवल से 56 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें और इसको बाय किया जा सकता है। अनिल जी, एक BTST कॉल देना था तो उसके लिए बिल्कुल बजाना। बिल्कुल बिल्कुल तैयार है इस वक्त आपके लिए BTST का। राजेश जी के लिए बताएं सर। अनिल जी, ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करेंगे L&T फाइनेंस होल्डिंग में। जिस तरीके से इसका सेटअप है और स्टॉक ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, और जिस तरीके से ये स्टॉक में एक्यूमुलेशन लोअर साइड से देखने को मिला है, हमें लगता है 75 का कॉल ऑप्शन बाय करके जाना चाहिए, जो कि करीब 4 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके का सेटअप है, हमें लग रहा है ये स्टॉक में 78 से 80 रुपीज तक की रैली यहाँ से एक्सटेंड होना चाहिए। तो ये कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो यहाँ से जो टारगेट बनना चाहिए इसका 7 रुपए से 8 रुपए तक के टारगेट आना चाहिए। करंट लेवल से 3 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, 7 रुपए और 8 रुपए इस ऑप्शन का टारगेट होना चाहिए 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। और ये कितने में लेना है? L&T फाइनेंस का कॉल ऑप्शन कितने में मिल रहा है अभी? 75 की स्ट्राइक, 75 का 75 वाला 4 रुपए में मिल रहा है। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए 4 रुपए में कॉल ऑप्शन लेना है, 1 रुपए का स्टॉप लॉस, 7 से 8 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है खरीदारी। इक्विटास और गर्म होता हुआ अब 11% मजबूत है। अरे इक्विटास मैंने आपको पूछ लिया, इक्विटास तो वागले साहब से पूछना है। सॉरी वागले साहब, रिवाइज स्टॉप लॉस और टारगेट भी 63 के ऊपर करने, तो वो भी बता दो। आप भाग रहा है ये तो। अनिल जी, फ्रेश वाला ब्रेकआउट है, अभी क्लोज स्टॉप लॉस देता हूँ 56 रुपीज 50 पैसे का, एकदम क्लोज होगा, और मेरा टारगेट 63 का ही है। अगर उससे भी निकल जाता है तो 66 का दूसरा होगा। ओके, तो ये 63 निकला तो 66 तक जाने की तैयारी में है आपके लिए। ये है राय आपके लिए इक्विटास में। विश्वेश जी, माफ कीजिएगा, विश्वेश जी और वागले जी दोनों ही बेहद बुलिश है। हमारे कुणाल जी और राकेश जी भी। और जब वो बहुत ज़्यादा बुलिश होते हैं और जब वो बुलिश होना फील कर देते हैं 2-2:30 बजे के बाद से, तो आपको पता है होता क्या है, वो होता है कि पिक ऑफ द डे का बिगुल, कि भाई कल का काम आज ही कर लें एडवांस में। तो एडवांस में काम करने की जो आदत अच्छी वाली पड़ी है दोनों की, उस आदत को और सुधारते हुए, बेहतर करते हुए पिक ऑफ द डे का बिगुल आ रहा है। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, आपके सामने एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर भी आने की तैयारी में है, उसके लिए भी आप रहिए तैयार। लेकिन तब तक कुणाल जी तैयार है पिक ऑफ द डे के बिगुल के लिए? अभी बजा दूं? बिल्कुल अनिल जी, अभी बजाइए तुरंत प्रभाव से बिगुल। वॉल्यूम धीमे रखिएगा, दोपहर का समय है, घर पे बच्चे सोते रहते हैं, लॉकडाउन का टाइम है, सब जगह खुला नहीं है, मुंबई की तरह हालत। तो धीमे वाला बिगुल, लेकिन स्टॉक होगा जबरदस्त जी।
बताएं सर। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है हमारी इन्फो। इसके अनिल जी नतीजों के बाद स्टॉक साइडवेज हुआ था, आज एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट हुआ है और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, जैसे भी हमने एसआरएफ की कॉल दी थी कल में, उसमें एक बड़ा मूव देखने को मिला था। ये स्टॉक भी एक बड़ा मूव 3050 3060 तक का शॉर्ट टर्म में दिखाने का दमखम रखता है। टेक्निकली सारे पैरामीटर्स पूरे हैं। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक पे लंबा कंसोलिडेशन हमने देखा और आज इसने 2825 की एक बाधा को पार करके बहुत तेजी से डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इन स्तरों पर बाय करना है आपको। नौकरी मान लीजिए कुछ कमी आते, कुछ कमजोरी आते हुए दिखे दिन में, तो बाय करें। और यहां पर जो टारगेट है वो 3050 का पहला टारगेट, 3085 का दूसरा टारगेट, तो 3050 3085 के टारगेट के लिए बाय करें। स्टॉप लॉस रखें 2875 पर, 2875 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करना है नौकरी यानी कि इन्फो एज। ओके, नौकरी खरीदिए। मतलब जॉब्स तो ऐसे मिलते नहीं है, जॉब खरीदे नहीं जाते, लेकिन शेयर खरीदा जा सकता है Naukri.com और इसका नाम बदल के इन्फो एज हो गया। लेकिन कुणाल जी राकेश जी को है जबरदस्त पसंद, यहाँ पर तेजी करिए। माय गॉड, तेजी तो क्या होती दिख रही है। जिन जिन स्टॉक्स में तेजी, तो वो गजब भी तेजी चल रही है भाई, क्या बात है। तो इन्फो एज कहाँ पहुंचा है ये स्टॉक, एक मिनट मेरे सामने आ जाए। हाँ आ गया, 2916, क्या बात है। 2915 2916 का दाम है इस वक्त और यहीं पर आपको करनी है खरीदारी। 5% स्टॉक मजबूत है, तेजी करके चलें। 2875 के स्टॉप लॉस के साथ 3050 3085 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको करनी है। सुमित जी भी तैयार हैं। बहुत देर तक सुमित जी को और उनके सैटेलाइट को आप कक्षा में बांध कर नहीं रख सकते। प्रक्षेपण का वक्त आ चुका है। आइए बिगुल। बताइए सुमित जी। जी अनिल जी, स्टॉक बोलते ही भागेगा क्योंकि स्टॉक में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। स्टॉक का भाव चल रहा है 84 रुपीज 40 पैसा। टाइम हुआ है 2:51 और स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। बैंकिंग स्टॉक है। स्टॉक का नाम है डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। 1 से 2% ऊपर तक बिंदास खरीदे। स्टॉक यहां से बहुत बढ़िया स्पर्ट दिखाने वाला है। स्टॉक के अंदर सीएमपी पे लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करे। रिसेंट के स्विंग हाई स्टॉक ब्रेक कर रहा है। जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि यहाँ से डीसीबी बैंक में बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ऊपर में इमीडिएट टारगेट होंगे 91 रुपए के और दूसरा टारगेट होगा 96 रुपए का। 91 का पहला टारगेट, 96 का दूसरा टारगेट, ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें। 80 रुपीज या 81 के आसपास का लगाए स्टॉप लॉस। ओके, 80 रुपए के स्टॉप लॉस से करें खरीदारी। 85 से 88 ये रेंज ठीक है। 88 तक ले सकते हैं या कहां तक लें सुमित जी जरा बताइए, क्योंकि आपके बात करते हैं स्टॉक तो वैसे भी बैंकिंग शेयर है। बैंकिंग शेयर में कहां आज मंदी है, मतलब दौड़ लगाने को तैयार ही बैठे हैं। कहां तक लें इसको अनिल जी? 84-50 पे मैंने बोला था। 87 से 87.5 तक ले, उसके ऊपर नहीं। अभी 88-80 चल रहा है, अभी नहीं। जिन्होंने लिया है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। ओके, 87 हाफ तक ही खरीदिए, उसके ऊपर मत करिए। 91 96 के टारगेट के लिए 80 का स्टॉप लॉस, 81 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये है राय खरीदारी करने की डीसीबी बैंक में सुमित जी की तरफ से। सुमित जी जो भी बोले 2-3% से ज़्यादा तो कभी ना खरीदें। ज़्यादा से ज़्यादा 2% ऊपर तक, 2% 3%। छोटा स्टॉक है तो, और बड़ा स्टॉक है तो 1 से 2% ऊपर तक खरीदें, उसके अलावा नहीं। उसके ऊपर खरीदेंगे तो आप वो ओजोन परत के पास रिस्की जोन में पहुंच जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। आइए हमारे साथ क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के एमडी आशीष कुकरेजा साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आशीष जी स्वागत है। ये क्या हो गया एकदम, मतलब इतना जोर से बाजार और स्पेशली बैंक निफ्टी बैंकिंग शेयरों में बड़ी खरीदारी आ रही है, क्या मतलब निकल रहा है सर इसका? देखिए अनिल जी, जैसे हम बात कर ही रहे कि काफी समय से कि अब और इन्फॉर्मेशन है, अभी और ज्यादा हमारे पास इस सिचुएशन को लेके पर्सपेक्टिव है। भले ही आप देखिए जैसे कि एचडीएफसी की मैनेजमेंट ने बात करी, बजाज फाइनेंस की मैनेजमेंट ने बात करी, वैक्सीन के एकदम से बहुत सारे दावेदार आ गए
और फिर शॉर्ट भी बहुत थे मार्केट में। तो आपको पता ही है कि इस समय तो एकदम जैसे इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल चल रहा है ना, वैसे ही लग रहा है बुल्स और बेयर्स के बीच में एकदम, बिकॉज पीपल हु आर शॉर्टिंग और आर स्टिल शॉर्ट और ऑफ दिस ओपिनियन कि कि अभी भी आगे थोड़ी लंबी है ये फाइट। लेकिन जो इस समय मार्केट में तेजी दिखा रहे हैं वो ओवरसोल्ड स्टॉक्स, जैसे आपने बैंकिंग की बात करी, जो सेक्टर्स अभी आप देखिए स्मॉल कैप मिड कैप में एक बहुत जबरदस्त सिचुएशन बिल्ड हुई है पिछले कुछ दिनों में। बट मैं एक अपॉर्चुनिटी भी लूंगा अनिल जी, रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी है मार्केट में, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के थ्रू निवेशकों को कि वापस से किसी भी पेनी स्टॉक में ना फंसे, वो गलती ना करें, क्योंकि वो भी हो सकता है। बट इतना बोलूंगा कि इस समय इंडेक्स पे थोड़ा आगे जाके थोड़ा रुकावट बन सकती है। 10,300 10,800 के स्तर हैं जिनको मैं एक तरीके से एक रेंज मानूंगा, तो वहां शायद ज्यादा जगह ना हो। लेकिन अब सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक थीम आगे और बढ़ेगी, भले वो इंडिया चाइना हो, भले ही वो रूरल थीम हो, या जैसे अभी आपने बैंकिंग की बात करी, मैं इसको अपने आप में एक बड़ी थीम मानता हूं आफ्टर लिस्निंग द मैनेजमेंट ऑफ HDFC बैंक। तो जो पॉइंट्स नहीं चले अभी, हमने एक सैटेलाइट देखा, बिल्कुल सैटेलाइट जैसा चार्ट था वो, तो वैसे स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई कीजिए बैंकिंग में जो ओवरसोल्ड है। जी, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा और कुछ ओवरसोल्ड स्टॉक्स पर आप बाउंस बैक के लिए भी तैयार रहिए। तो चलिए एक और स्टॉक के बारे में बात करते हैं। वागले साहब की तरफ से आ रहा है BTSTT कॉल। बताएं वागले जी। दीपांशु, जिस तरह से बजाज फिनांस में मूव आई है, मुझे लगता है बजाज फिनांस में फिनसर्व में अभी ये मूव आएगी। बजाज फिनसर्व में ब्रेकआउट आया है, आज का जो पैटर्न है मुझे लगता है ये बड़ी वाली मूव कल आएगी। अभी 65.80 का भाव चल रहा है, यहाँ पर ले एक 20-30 रुपए की रेंज होगी 65.50 तक की, उससे ज़्यादा मुझे लगता भी नहीं है नीचे। मेरा 64.80 का स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है ये कल या और मे बी 2 दिन में 6800, यहाँ से कम 200 रुपए की मूव दिखती है। 68-20 तक के टारगेट्स कल आने चाहिए। ओके, 6800-6820 6800 6820 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 6580 यहाँ पर खरीदारी है। स्टॉप लॉस क्या बताया वागले साहब? ये तो भागना शुरू हो गया है अभी। 6480 का स्टॉप, अभी आप 6500 ले लीजिए नीचे। अच्छा, अभी 6500, ठीक है। ये तो आपके पार्टनर का भी फेवरेट है, किरण जी का, पुणे वाले, सुबह आज वो भी बोल के गए थे, उनका तो मुझे लगता है टारगेट आ गया होगा। बजाज फिनसर्व, हाँ बराबर है, 6500 6650 दो टारगेट दिए थे। 6500 को तो आ गया, 6650 की तरफ यार। किरण जी जय हो आपकी, गजब। मतलब बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, और इस बार तो आज तो मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से दिया था उन्होंने, पिक्स भी एकदम दबा कर आज की पहली पिक थी बजाज फिनसर्व। वंडरफुल, वेरी नाइस। आइए अब करते हैं रुख बड़ी खबर का, और वो बड़ी खबर आपके लिए लेकर आ रही है हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। हमारे साथ है इस वक्त स्वाति, और डीलिस्टिंग से जुड़ी कोई बड़ी खबर स्वाति के पास है। स्वाति बताइए किस कंपनी से जुड़ी खबर है और क्या है खबर? बिल्कुल, ये एक बड़ी MNC कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, जिसके बारे में बात कर रही हूँ। एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, नाम है इनॉइस स्टायरोल्यूशन। ये कंपनी अब जल्द ही डीलिस्ट होने की तैयारी कर रही है। अगर आपको याद होगा, पिछले साल 23 अगस्त को कंपनी का बोर्ड अप्रूवल भी मिल चुका है डीलिस्टिंग के लिए, और अब प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्र मुझे बता रहे हैं कि डीलिस्टिंग लॉन्च शायद आज कल में ही हो जाए, इसी हफ्ते ये प्रोसेस शुरू कर दिया जाए। और डीलिस्टिंग की जो इंडिकेटिव प्राइसिंग दी गई थी वो है 480 रुपीज पर शेयर। ये कंपनी आप देखें तो प्रमोटर्स की इसमें स्टेक 75% है, और प्रमोटर इनियोस स्टायरोल्यूशन एपैक ने इसमें 25% जो रिमेनिंग स्टेक है वो बाय करने की वॉलंटरी डीलिस्टिंग की फिर योजना बनाई थी, और उसी के चलते अब ये प्रोसेस बहुत तेजी से स्पीड अप हो गया है। ICICI सिक्योरिटीज बैंकर अपॉइंट किया गया है जो इसको डीलिस्ट प्रोसेस को पूरा करे। जी, तो ये है आपके लिए इनियोस स्टायरो सॉल्यूशन, जहां पर डीलिस्टिंग की प्रक्रिया की बात चल रही है। अनिल जी, इंडिकेटिव प्राइस 480 रुपीज पर शेयर, स्टॉक तो सर हम ऑलरेडी देख रहे हैं 860 पर है, और अब इस खबर पर और स्पाइक आ रहा है। हालांकि प्रमोटर शेयर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो अप्रूवल्स की परेशानी नहीं आएगी, पर
हो सकती है सर डीलिस्टिंग? ऐसे क्या व्यू बना रहे हैं सर, लोग टेंडर करेंगे? नहीं, ये तो दीप, इसमें तो आप भाव पे जाइए मत। मतलब ये तो डीलिस्टिंग होगा तो 4 डिजिट से कम में तो होगा नहीं, और इस पर पूरी जानकारी मुझे पूरा विश्वास है कि कुणाल जी के पोर्टफोलियो में होगा। बहुत ही बेहतरीन मल्टीनेशनल कंपनी है ये इनियोस स्टाइरुलेशन। अच्छा, इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले ये इनियोस एबीएस करके कंपनी होती थी, फिर एबीएस और बासफ के बीच में कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हुई, उसमें ये कंपनी इनियोस के पास आ गई, एबीएस के पास आकर, तो इनियोस स्टाइरुलेशन इस कंपनी का नाम हो गया। और इन्होंने अगस्त 2019 में डीलिस्टिंग का इरादा जताया था और तब दी थी ये प्राइस तब की है, आज की नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर डीलिस्टिंग होगी तो कम से कम 1050 से लेकर कहीं न कहीं इसके ऊपर 1300-1400 रुपये। अभी मैं आपको कुणाल जी से ही पूछ लूँगा कि अगर डीलिस्टिंग होगी तो कुणाल जी किस प्राइस में देंगे, क्योंकि देने वाले नहीं है। 75% स्टेक है कंपनी के प्रमोटर के पास, ठीक है। 6% स्टेक प्रमोटर फंड्स के पास में है। 75 और 6 कितना हो गया? 81-82% स्टेक ये हो गई। उसके अलावा 18-19% स्टेक है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में। डीलिस्टिंग के लिए आपके पास जरूरी कि आप 90% तक पहुंचे, और 90% तक पहुंचने के लिए पहले तो 6% के फंड वाले वो चाहिए, फिर 8-9% आपको पब्लिक से स्टेक ले, और 90% तक पहुंचने के लिए पहले तो 6% के फंड वाले वो चाहिए, फिर 8-9% आपको पब्लिक से स्टेक लेनी है, और वो स्टेक आपको किसी भी हिसाब से 1100, 1050, 1200, 1300 इसके नीचे मिलने वाली है ही नहीं। अब इसमें बड़ी खबर जो है वो टाइमलाइन की है, जो स्वाति बता रही कि अब इसकी प्रोसेस ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है, और जो सही भी है, क्योंकि अगस्त 2019 में इन्होंने प्रस्ताव पास किया था, तब से ये डिटेल्स चल रही हैं। अब ये डीलिस्टिंग की तैयारी में कभी भी आपके लिए डीलिस्टिंग ऑफर आ सकता है। डीलिस्टिंग ऑफर में सेम वैसे ही होता है, जैसे आप उस प्राइस की वैल्यू कुछ नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ। जैसे आप वेदांता देखिए, वेदांता ने 87 रुपये 40 पैसे में डीलिस्टिंग ऑफर दिया है, राइट। अभी तक रिवर्स बुक बिल्डिंग शुरू भी नहीं हुई है। भाव क्या है? 108-110 रुपये। तो क्या प्राइस पर डीलिस्टिंग होगी? ये शेयर होल्डर्स, और यहाँ पर तो पेरेंट है ना, विदेशी कंपनी है, और इनकी विदेशी कंपनी के पास में जबरदस्त पैसा है, $4-5 बिलियन कैश पड़ा हुआ है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। 1500 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू पोटेंशियल है। वर्स्ट पीछे निकल गया है। ये तो अभी कंपनी ने इस क्वार्टर में नुकसान किया ताकि डीलिस्टिंग करनी है तो ज़्यादा अच्छी सूरत ना दिखे। कई बार आप कहते हैं ना कि जब वो शादी के दिन दुल्हन को सजाते हैं तो कई बार आपको डीलिस्टिंग करनी है तो जानबूझ के आप थोड़ी परफॉर्मेंस कम भी दिखाते हैं। लेकिन जो फंड्स हैं वो अच्छी हार्ड बार्गेनिंग करेंगे और आराम से देंगे नहीं। मैं पहले तो एक बार कुणाल जी को पूछ लूँ। कुणाल जी, आपके पोर्टफोलियो में है ना स्टॉक? और स्वाति आप हमारे साथ बने रहिए, मुझे कुछ और सवाल आपसे पूछने हैं। कुणाल जी, आपके पोर्टफोलियो में है स्टॉक? और अगर है तो डीलिस्टिंग ऑफर आता है तो आप कहाँ सबमिट करेंगे, ये बताइए। अनिल जी देखिए, डीलिस्टिंग में देना ही नहीं है। सबसे पहले अनिल जी डिस्क्लेमर है, मेरे निजी पोर्टफोलियो में है, और ये अनिल जी कंपनी बहुत ही कमाल की कंपनी है। अनिल जी, इनियोस जो है वो एक ऐसी कंपनी है, लंदन बेस्ड कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, और ये सारी कंपनियों के कुछ कुछ हिस्सों को मिलाकर के बनी हुई कंपनी है। तो बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स स्टॉक के हैं। और डीलिस्टिंग में तो अनिल जी, जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आता है अनिल जी। आमतौर पर तो कंपनी वाले इन्वेस्टर्स को कुछ देते नहीं है, लेकिन जब उन्हें डीलिस्टिंग करानी होती है तो मजबूरन इन्वेस्टर्स के शेयर्स चाहिए होते हैं, और तब बाजी पहली बार इन्वेस्टर्स के हाथ में आती है, और इतनी आसानी से बाजी नहीं उनको वापस मिलती। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बहुत बड़ा अपसाइड मिलेगा अनिल जी। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक पिक है, और बिल्कुल जिनके पास निवेश है निवेशित रहना चाहिए। लिक्विडिटी का जरूर परेशानी है, तो ये ट्रेडिंग लायक शेयर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें निवेशित रहते हैं, थोड़ा धीरज रखते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा अपसाइड मुमकिन है। बिल्कुल, तो बड़े अपसाइड की जगह बन सकती है इनियोस स्टाइरुलेशन में। स्वाति, अब इसमें बड़ा सवाल जो है ना वो यही आता है कि टाइमिंग कब होने वाली है डीलिस्टिंग, ये सबसे बड़ी की चीज़ है। इंतजार लोग कर रहे हैं पिछले एक साल से। अगस्त 2019, अगस्त से वापस अगस्त में आने की तैयारी में हम लोग, जुलाई में तो आ ही गए। क्या आपको कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कब डीलिस्टिंग जल्द होने वाली है? क्योंकि अब होगा तो फिर प्राइस तेजी से भागेगी, और यदि हाँ तो कब तक होने की संभावना, ये बताइए। बिल्कुल, ये एकदम लास्ट स्टेज पे जो मुझे सूत्र बता रहे हैं वो हो सकता है आज ही लॉन्च हो जाए, आज नहीं तो कल या इस हफ्ते। टाइमलाइंस बहुत नजदीक हैं इसके लॉन्च की, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कभी भी ये अनाउंसमेंट आ जाएगी। ओके, और कंपनी का क्या कहना है आपकी इस पूरी एक्सक्लूसिव स्टोरी पर? क्या उन्होंने किसी तरह से कोई रेस्पॉन्ड किया है? क्या कहना है उनका? उनको हमने लिखा है, ये ग्लोबल कंपनी, वहां पर भी रिस्पांस मांगा है, बट अभी तक उनका कोई रिस्पांस आया नहीं है। जैसे ही आएगा तो हम बताएंगे, बट अभी तक कंपनी ने जवाब नहीं दिया है इस प्रॉपर मामले में, इस पूरे मामले में। यस,
ओके, तो ये है एक बड़ी स्टोरी, आइनोस स्टाइरुलेशन, इनियोस स्टाइरुलेशन, ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी डीलिस्टिंग के लिए हो रही है तैयार, और अगर डीलिस्टिंग होती है तो यकीन मानकर चलिए कि आपको एक बढ़िया वैल्यूएशन मिलेगा। तो देखते हैं कब ये खबर आपके सामने आती है और किस तरह से डीलिस्टिंग की प्रोसेस आगे बढ़ती है। लेकिन हमारे सोर्सेज जो स्वाति को बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं बहुत जल्दी ये डीलिस्टिंग वाली प्रोसेस कंप्लीट होने की तैयारी में, लंबे समय से इंतज़ार है। अगस्त 2019 में कंपनी ने अपना डीलिस्टिंग प्रस्ताव सौंपा था, तब से ऑलरेडी इनकी पोस्टल बैलेट हो चुकी है, यानी कि डीलिस्टिंग प्रस्ताव पास हो चुका है। अब प्राइसिंग, रिवर्स बुक बिल्डिंग होनी बाकी है, और रिवर्स बुक बिल्डिंग में 2 लोग मिलकर फैसला करेंगे। 6-7% जो फंड्स के पास है और बाकी 18-19% जो पब्लिक के पास है, वो डिसाइड करेंगे किस प्राइस पर। और जैसा कि कुणाल जी ने कहा है, आया ऊँट पहाड़ के नीचे, और आमतौर पर विदेशी कंपनियां तभी नीचे आती है शेयर होल्डर्स के जब उन्हें डीलिस्ट कराकर निकलना हो। तो ये एक बहुत बेहतरीन मौका होगा इन्वेस्टर्स के लिए। आइए, इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए बेहतरीन मौके देने वाले भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बिगुल के बात करते हैं, उनका स्वागत लेते हैं उनसे BTST स्टॉक्स। बसीन साहब स्वागत है सर आपका। बताएं सर, BTST के तौर पर कौन से स्टॉक्स दे रहे हैं आप? तो अनिल जी, बाजार तो रुकने का नाम नहीं ले रहा और बैंक बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ प्रोटेक्शन जरूरी है क्योंकि ग्लोबल संकेत वीक है और हमें ओवरबॉट पोजीशन में है। तो 2 बायज हैं सर, एक सेल है। आप कहें तो मैं शुरू करूँ सर, दोनों BTST है। बताएं जी सर, पहले बाय से शुरुआत करें जी। हाँ सर, पहला बाय है वोल्टास। आई थिंक ये कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 573-74 का भाव है। इसमें 563 का स्टॉप लॉस रखिए, 595 का टारगेट। और दूसरा बाय होएगा सर फेडरल बैंक, 55.5 पे लीजिए आप, इसमें 53 का स्टॉप लॉस रखिए और 60 का टारगेट। और इसके बाद सेल देता हूँ, आप ये दोनों दीजिए। ओके, पहले मैं ये दोनों बता दूं हमारे दर्शकों को। वोल्टास खरीदिए 573 के आसपास, 10 रुपए नीचे 563 पर स्टॉप लॉस लगाइए। 595 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। दूसरा स्टॉक रखिए आप खरीदारी के लिए आज से फेडरल बैंक। अभी थोड़ी देर पहले कुणाल जी राकेश जी ने भी रिकमेंड किया, 55-50 पर लीजिए, 53 का स्टॉप लॉस, 60 रुपए तक के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है फेडरल बैंक में। अब है एक शॉर्ट कॉल भी बसीन साहब की तरफ से। सर बताएं शॉर्ट कॉल अपनी। सर ये मेटल्स वीक लग रहे हैं, 153 में हिंडाल्को बेचिए, 156.5 का स्टॉप लॉस, 140-50 का टारगेट। 156.5 और टारगेट कितना रखा है सर? 140, 42.5 का सर। 53 में बेचिए, 56.5 का स्टॉप लॉस और 42.5 का टारगेट। परफेक्ट। तो हिंडाल्को में करनी है बिक वाली, 153 पर बेचिए, 156.50 और 142। मेरे को है ना बसीन साहब, जब आपकी कॉल्स लिखता हूँ तो मुझे है ना मेरे वो बचपन की याद आ जाए। बचपन, हाँ बचपन ही समझिए। वो है ना हमारे बचपन में 2:45 बजे एक वो धीमी गति के समाचार आते थे रेडियो पर, 2:45 से लेकर 3:10 तक। तो मेरे एक टीचर हुआ करते थे, उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें लिखने की स्पीड बढ़ानी है ना तो रेडियो पे सुनते सुनते साथ साथ में धीमी गति के समाचार लिखते जाओ, तो उससे लिखने की स्पीड बढ़ जाएगी। तो उससे मैं लिखने की स्पीड बढ़ी। फिर जब कॉलेज में एग्जाम देता था बहुत सारी सप्लीमेंट्री भरता था। ऐसे ही एकदम आपके साथ जब मैं लिखता हूँ तो एकदम फास्ट स्पीड से लिखने की मेरी स्पीड, वो पुराने दिन मुझे याद आ जाते हैं। शुक्रिया बसीन साहब ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए। वोल्टास और फेडरल बैंक 2 स्टॉक खरीदने के लिए और हिंडाल्को ये शॉर्ट करने के लिए बसीन साहब की तरफ से ये बेहतरीन पिक्स आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त। आइए, बाजार इस बीच और मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, दिन के हाई पर आते हुए ऊपर नजर आ रहे हैं बैंक्स और NBFCs। यही है जबरदस्त गरम। आशीष कुकरेजा साहब हमारे साथ हैं। आशीष जी, कुछ तो आपको भी पसंद होगा बैंक्स में, बताइए ना क्या खरीदेंगे? अनिल जी, जैसे मैं बता रहा था कि जो चले नहीं है वहीं पर ही अपॉर्चुनिटी आगे कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि मैं बसीन साहब से बिल्कुल अग्री करता हूं कि थोड़ा यहाँ पे कोई भी अगर नेगेटिव गलती से भी न्यूज आती है तो थोड़ा जोर की गिर सकता है, बट यू विल हैव टू बी अगेन द लिक्विडिटी ड्रिवन रैली विल कंटिन्यू। सो फाइनेंशियल्स अभी भी स्ट्रांग लग रहे हैं। तो उसमें करूर व्यासा बैंक हमें इन लेवल्स पे काफी स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि अपने रीजनल पीयर्स में उसका जो वैल्यूएशन है वो काफी अट्रैक्टिव है।
एसेट क्वालिटी को लेके कोई बड़े कंसर्न्स नहीं है, क्रेडिट कॉस्ट कम है। सो उस हिसाब से जो पोस्ट कोविड अपॉर्चुनिटी की जो हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स में, मुझे ये बैंक अच्छा लगता है। आज मैं सरप्राइजिंगली आई कैन सी कि दिस इज द वन बैंक व्हिच इज स्टिल नॉट मूव्ड एंड देयर इज स्टिल अ गुड हेडरूम फॉर इट। फिर एनबीएफसी में हमने एक बार आपके साथ एसएमएल में रिकमेंड किया था, थोड़ा चला है स्टॉक शॉर्ट टर्म में और अभी लगता है और अपसाइड है, वो चोला फाइनेंस होल्डिंग कंपनी जो है वो मुझे लगता है यहाँ से। और जो मैं आपको दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता रहा था, एक सीवी की साइकिल जो है वो रिवाइव होने की बात कर रहा था, प्लस जो इंश्योरेंस बिजनेस है, इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है अनिल जी जो अक्रॉस द वैल्यू चेन बहुत अच्छा कर रहा है और कंटिन्यू करता रहेगा। I can see that there are hirings happening rather than layoffs, so I can clearly see that this is one sector which is going to do well. So Chola Financial Holding or Karur Vyasa in financials, these two stocks are looking good. ओके, चोला और करूर वैश्या ये दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पर अब भी आप कर सकते हैं खरीदारी। ये है राय आशीष जी की तरफ से। आइए अगला बिल्कुल नितिन जी के लिए और उसके बाद सुमित जी के पास भी हम चलेंगे। पहले नितिन जी के लिए BTS डबल टी कॉल। बताएं नितिन जी। देखिए अनिल जी, बैंकिंग में जिस तरीके से ब्रेकआउट आ रहा है उसको मुझे लग रहा है कि लीड ICICI बैंक कर सकता है। तो ICICI बैंक 374-375 पे इस लेवल पे हम खरीदेंगे। ये BTST होगा, मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव ओपनिंग मिलनी चाहिए इसमें, और 390 का हम टारगेट रखेंगे, यानी कम से कम 15 से 20 रुपये ऊपर का टारगेट, और 365 का स्टॉप लॉस रखेंगे। इसमें आप चाहो तो कॉल भी एट द मनी कॉल भी आप BTST लेकर के जा सकते हैं। समरी ये है कि पूरे बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेटा ICICI बैंक का है और उसके बाद एक्सिस बैंक का है। तो ये दो बैंक्स पे फोकस कर सकते हैं और ICICI बैंक BTST ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ICICI बैंक यहाँ पर करें खरीदारी BTST कॉल के तौर पर, और यहाँ से तेजी की आएगी आपको लीडरशिप, ये मानना है। नितिन जी का लेवल्स आपके सामने अभी स्क्रीन पर आएंगे, उससे पहले और ये आ चुके हैं, और मैं लेवल्स आपको लिखा दूँ, और उसके बाद सुमित जी का BTST भी आने, सैटेलाइट कॉल भी आने की तैयारी में। तो आइए, 365 का स्टॉप लॉस, 390 का टारगेट। सुमित जी तैयार हैं? सुमित जी आप अपनी रेंज भी बता दें जिस रेंज में खरीदना हो, और वो रेंज भी बता दें, परसेंटेज के बजाय रुपए बता दें कि किस रुपए से किस रुपए तक खरीदना है, ताकि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाए कि भाई इसके ऊपर खरीदे तो आपकी जिम्मेदारी ना रहे। वो रुपए के हिसाब से रेंज दे दें, और बिल्कुल मैं आपके लिए बजा देता हूँ सैटेलाइट का। जी बताएं सर। अनिल जी, टाइम हुआ है 3:10। स्टॉक का भाव चल रहा है 104 रुपए। 102 रुपए से 106 रुपए के बीच में खरीदना है। 102 रुपए से 106 रुपए के बीच में खरीदना है। स्टॉक का नाम है स्पेंसर रिटेल लिमिटेड। स्टॉक का नाम है स्पेंसर रिटेल लिमिटेड। स्पेंसर इसका सिंबल है। 104 से 106 के बीच में बिल्कुल खरीद सकते हैं। अभी CMP 105.50 है। इसके अंदर मोमेंटम बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। कल का हाई स्टॉक के अंदर ब्रेक हुआ है। स्टॉक के अंदर यहाँ से मोमेंटम और बढ़ेगा, और जिस तरह का वॉल्यूम 30 लाख शेयर के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जिस तरह का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए लगता है ऊपर में स्टॉक 114-115 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। 114 से 115 के टारगेट के लिए स्टॉक के अंदर करे खरीदारी। नीचे में लगाए स्टॉप लॉस 97 रुपए के आसपास का। 97 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है 114-115 के टारगेट के लिए। ओके, 114-115 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। आप नीचे का तो दो ही मत, आपके देने के बाद नीचे का तो स्कोप ही नहीं होता, तो आप जो भाव बता रहे हैं उसके ऊपर के ही भाव दें। तो 104 से 106 की रेंज में खरीदिए। 97 का स्टॉप लॉस लगाइए। 114 के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है खरीदारी। एक बार फिर से आपको इनियोस स्टाइरुलेशन, जो अभी अभी खबर स्वाति ने ब्रेक की, वो उस स्टॉक पर ले जाना चाहता हूँ। 4 लाख से ज़्यादा शेयरों का कारोबार यहाँ पर हो चुका है। 4,12,000 शेयरों का भारी भरकम वॉल्यूम, 9%, 8% स्टॉक ऊपर है। गजब का मुंह आता हुआ दिख रहा है। 878 तक ऊपर तेजी से भागा है ये स्टॉक। जो स्टॉक तेजी में है वो भरपूर तेजी में, इसमें कोई डाउट नहीं। इक्विटास भी आप देखिए, अब 59 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब भी 11% मजबूत है आज के सेशन में। तो कई सारे स्टॉक्स हैं ऐसे जहाँ पर भरपूर तेजी इस वक्त आपको होती हुई नजर आएगी। तो ये आपके लिए स्टॉक्स हो गए। एक और स्टॉक का जिक्र करना चाहता हूँ, महिंद्रा हॉलीडेज। आशीष जी, मेरे ख्याल से अभी वो पिछले हफ्ते आपने मुझे SPL मिड कैप स्टॉक्स में महिंद्रा हॉलीडेज का स्टॉक दिया था। आज ये स्टॉक बड़ी तेजी से भागा है। अभी ये सारे महाराष्ट्र में लॉजिस्टिक्स महिंद्रा लॉजिस्टिक्स होटल्स वगैरह, तो सॉरी, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, नॉट महिंद्रा हॉलीडेज, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, माफ कीजिएगा, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। क्या रहा है आपकी? स्टॉक तो बड़ी तेज दौड़ लगा रहा है।
महिंद्रा लॉजिस्टिक्स बताइए। जी जी जी, आप लॉजिस्टिक्स की बात करें। जी 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 अनिल जी, देखिए जो मैंने एक छोटा सा इंडिकेशन दिया था कि कुछ लीड स्टॉक्स रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमी में धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आएंगी, ये सेक्टर्स हैं जो कि अब नए चैंपियन सेक्टर्स बनेंगे और विदाउट डाउट मल्टी ईयर एक तरीके से सेक्टर्स हाईलाइट में रहेंगे, जो है सप्लाई चेन से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड सेक्टर्स हैं। अब उसमें महिंद्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अपनी वैल्यू चेन को इस तरह से एक्सपैंड कर रहा है कि वो अंदर फैक्ट्री में घुस के आपकी मार्किंग, आपकी पूरी असॉर्टमेंट, it's a very different model which they are getting into. It's like I said, it's not just a trucking company now, it's a product company, and it's also going to expand the sectors beyond auto. पहले हम सब जानते थे कि वो ऑटोमोटिव के लिए अच्छा लॉजिस्टिक का काम करता है, बट वो अपना पूरा स्केल बढ़ा रहे हैं। तो मुझे बहुत क्वालिटी मैनेजमेंट के हिसाब से मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मैं तब भी बता के गया था, आई थिंक दिस इज वन स्टॉक विच कैन सरप्राइज ऑन अपसाइड with the economy moving up. If economy is moving up, then stock will do well because it's also a beaten down stock. नज़र रखिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर। जब से कुकरेजा जी ने स्टॉक पर रिकमेंडेशन दी है, तब से आपने 5 से 6% की तेजी ऑलरेडी आते हुए देख ली है। पर चलिए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। वायदा कारोबार में एक्शन भरपूर है, पर इस एक्शन की वजह से F&O बैन में कुछ स्टॉक्स जाते हुए देख सकते हैं। क्या बदलाव आ सकते हैं, वो भी आपको बता देते हैं बैन से बेनिफिट में। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। आशीष, सबसे पहले तो बताइए, क्या बैन से बाहर निकलने के लिए कोई स्टॉक्स तैयार हैं? क्या चेंजेस होने वाले हैं? बिल्कुल दीपांशु, बाहर निकलने में सबसे पहले नाम आता है आइडिया का। यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है घटकर 80% हो गई है, तो पूरी संभावना ये आज आइडिया जो है बैन से बाहर हो जाएगा। साथ ही सेल, यहाँ पर भी जो ये स्टॉक बैन में लगातार देखने को मिल रहा था, लेकिन आज जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो घटकर 76% हो गई है। 80% से कम होती है तो फिर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट तो बैन से बाहर आ जाता है। तो सेल तो 100% है, बैन से बाहर आ जाएगा। ओके, सेल बैन से बाहर आएगा और आइडिया में भी पॉसिबिलिटी है बैन से बाहर आ जाएगा। अब बताइए कि बैन में कौन से स्टॉक हैं जो रह सकते हैं, और साथ ही कोई नई एंट्री होने वाली है? नई एंट्री इक्विटास में होगी। बहुत ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट भी बढ़कर 98% हो चुकी है, तो पूरी संभावना है कि इक्विटास जो है F&O बैन में आएगा। साथ ही अगर आप देखें तो BHEL कल बैन में आया था, 95% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अभी भी बनी हुई है, यानी बैन में बना रहेगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और ग्लेनमार्क, ये दो स्टॉक ऐसे भी हैं जहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट ऑलमोस्ट 90% की है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ग्लेनमार्क और BHEL ये बैन में बने रहेंगे। इक्विटास नई एंट्री होगी, आइडिया और सेल बाहर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आशीष। तो वायदा कारोबार का टॉप गेनर इक्विटास अब बैन में आपको आते हुए दिख सकता है, इस पर नजर रखिए। और BHEL, इंडिया बुल्स हाउसिंग, ग्लेनमार्क ऑलरेडी बैन में रहेंगे। तो ये तो रही बैन से बेनिफिट की बात जो हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से मार्केट में एक्शन है आज, बल्कि कल के ट्रेडिंग सेशन से या फिर आज फॉलो थ्रू में आपने देखा कि बैंक से फाइनली पार्टिसिपेशन आ रहा है। पर जिस तरह से मार्केट में तेजी बनी है, स्पेशली निफ्टी में जिस तरह से तेजी आई है, 4 महीने की ऊंचाई के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 10,800 पर अब ट्रेड होते हुए दिख रहा है। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है? निफ्टी स्टॉक्स की चाल कैसे रही है? दिग्गज स्टॉक्स में कंट्रीब्यूशन किधर आया है इस तेजी के लिए? ये रिसर्च तैयार करी है देवांशी ने। देवांशी, बताइए कहां पर पार्टिसिपेशन आते हुए दिखा है, कहां पर लैगार्ड्स रहे हैं जहां तक इस निफ्टी मूव का सवाल है? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए, अगर हम लोज की बात करें, यानी कि हम मार्च की अगर बात करें, जिसमें हमने देखा था कि निफ्टी में करीब 7,600 तक के लेवल्स देखने मिले थे और वहां से मार्केट ने एक अच्छी रैली दिखाई है। तो करीब आप देखिए निफ्टी में करीब 40% तक के गेन्स आते हुए दिखे हैं। सेंसेक्स में भी आप देखिए तो करीब 40% तक की तेजी हमने यहाँ पर देखी है। लेकिन क्या ब्रॉडर इंडाइसेस या सारे ही स्टॉक्स थे जिसने पार्टिसिपेट किया था? तो इसका सरप्राइजिंगली जवाब ना है। हमने देखा है कि ये जो रैली है उसमें सिर्फ दिग्गज स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया था और इसी के चलते हमने देखा है कि ये बड़ी या तेज से जो रैली आती हुई दिखी है। सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है, जैसे कि हम सब जानते हैं, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज था। लगातार जो जियो में अपनी हिस्सेदारी बेची है उन्होंने, इसके चलते हमने देखा कि वन वे रैली हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखी है। लेकिन इसके अलावा भी आप देखिए
HDFC ट्विंस, इनके चलते भी अच्छी रैली आती हुई दिखी है बाजार में, इनका भी बड़ा योगदान था। और इसके अलावा इन्फोसिस, ICICI बैंक, TCS का बड़ा योगदान इस रैली में आता हुआ दिखा है। लेकिन अगर आप इनके वेटेज को देखें और अगर आप ये देखें कि कितना योगदान इनकी तरफ से था, तो रिलायंस की तरफ से आप देखिए करीब 30% से ज़्यादा का योगदान सिर्फ रिलायंस का था ये 40% की रैली में। इसके अलावा जो HDFC बैंक और HDFC है, इसका कुल मिला के 15% तक का योगदान रहा है। इन्फोसिस का 7% तक का योगदान है और ICICI बैंक का करीब 4% तक का योगदान रहा है। तो कुल मिला के सिर्फ दो कंपनीज थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक, जिनका मिलकर 44% तक का कंट्रीब्यूशन था इस बड़ी रैली में, या जो तेज से रैली आती हुई दिखी है उसी में। और अगर आप ऊपर के जो टॉप 3 स्टॉक्स हैं यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC और HDFC बैंक, इनको मिला के लिए तो करीब 50% का कंट्रीब्यूशन ये 3 स्टॉक्स ने दिया है। तो ओवरऑल आप देखिए, फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि जो दिग्गज स्टॉक्स हैं इसमें सारे में रैली आती हुई दिख रही है। आज हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स, NBFCs में अच्छी रैली आती हुई दिखी है, लेकिन इससे पहले हमने देखा था जो रैली अब तक आई है उसमें सिर्फ दिग्गज स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट किया है। तो अब ये देखना होगा क्या इसका रोटेट होता है, दूसरे स्टॉक्स में अब अच्छी रैली आती है, रैली कंटिन्यू होती है, या फिर इन स्टॉक्स में अगर मुनाफा वसूली होती है तो क्या बाजार पर प्रेशर आता हुआ दिखेगा। नजर वहीं पर रहेगी। फाइनली बैंक से थोड़ी लीडरशिप आ रही है तो रोटेशन तो हो ही रहा है और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि निफ्टी 10,800 के पार है। सही समय फिर जानने का अनिल जी से फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है आज की। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स का तो सर वैसा ही हाल है, अभी भी 300 अंक नीचे ही है, तो वहां पर आपको दबाव जरूर दिख रहा है सर। नैस्डैक फ्यूचर्स ½ % नीचे है, यूरोप के बाजार भी वैसे ही हैं, जब लास्ट चेक किया था 1% से थोड़ी ज्यादा की गिरावट वहां पर आ रही है। कच्चे तेल और गोल्ड यहां पर भी थोड़ा दबाव है, तो सुस्ती या नरमी वाले ही ग्लोबल क्यूज हैं सर। जी दीप, तो जो 320-325 के आसपास हमने बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, 22,500 वाला इन द मनी कॉल ऑप्शन, वो 400 रुपये के आसपास का हाई बना है 397 का। तो 375 का पहला टारगेट उसने छुआ है, 425 का दूसरा टारगेट है वो उसने नहीं छुआ है, 400 के आसपास तक पहुंचा। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। ग्लोबल मार्केट को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि रिस्क ना लें, बेहतर है। प्रॉफिट बन भी रहा है, 1 घंटे में पैसा बन गया तो छोड़ दीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए और जाने दीजिए। पहली चीज़ तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिर भी जिनको ब्रेकआउट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, और कौन जाने कल को अगर अमेरिका घूम जाए और अच्छी तेजी हो जाए, वो तो मुझे नहीं पता। और अगर फिर भी आपको अपनी तेजी की पोजीशन रखनी तो फिर आप उसमें सिंपल एक काम करिए, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए कॉल्स में। तो आपको कॉल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, 22,700 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए एक, और 23,000 का सामने कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। तो 22,700 का कॉल ऑप्शन खरीदकर 23,000 का 1 या 2 बेचें, जैसा आपकी रिस्क के हिसाब से। मेरी सिंपल राय है कि चूंकि प्रॉफिट बन रहा है तो डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए बुक कर लें। कल की कल देखेंगे, ऊपर खुल गया तो हमारा क्या ले गया, और नीचे खुल गया तो फिर से हम खरीदेंगे। तो ये एक सिंपल चीज़ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। दिन के हाई पॉइंट के आसपास मैं आपको सबको प्रॉफिट बुक करने के लिए कह रहा हूँ, तो आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आप रिस्क रखना चाहते हैं तो ऑप्शंस के जरिए रखें। थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये मानकर चलें कि ग्लोबल मार्केट्स खराब हो सकते हैं, उस हिसाब से आपको पोजीशन कम रख के चलनी चाहिए। तो मेरी राय ये होगी कि आप प्रॉफिट बुक कर लें, सिंपल, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। कल हम फिर से फ्रेश पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। और जिनको नहीं छोड़ना है उनके लिए सिंपल फॉर्मूला है, 10,800 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदिए, 11,000 के बेच दीजिए 2, 22,700 का एक कॉल ऑप्शन खरीदिए बैंक निफ्टी का, और 23,000 का बेचिए एक ही। यहाँ बैंक निफ्टी में 1:1 करना है, निफ्टी में 1:2 कर सकते हो। निफ्टी में 10,800 का एक लेकर 11,000 के 2 बेच सकते हो। बैंक निफ्टी में 22,700 का एक लेकर 23,000 का एक ही बेचिए। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर आपको पोजीशन कल के लिए लेके जानी है। और बाकी मेरी राय से चलेंगे तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जीरो कर लीजिए, एंजॉय कीजिए। जी दीप, अच्छा मुनाफा आ रहा है, सही समय बुक करने का। अगर आप फिर भी चाहें तो फिर आप कॉल्स के जरिए एक बुल स्प्रेड बना सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। ये है इस समय अनिल जी की तरफ से सलाह।
नजर रहेगी अगर मार्केट्स और यहाँ से ऊपर जाती हैं क्लोजिंग के लिए। अभी भी 3-4 मिनट बाकी हैं, देख लेते हैं कहाँ और एक्शन आ रहा है। 4 स्टॉक्स ने आज वायदा कारोबार में अपर सर्किट छुआ है। M&M फाइनेंस, बॉश, एक्विटास और बंधन बैंक। उज्जीवन, बजाज फाइनेंस, चोला इन्वेस्टमेंट, इंडसइंड बैंक ये आपके नेक्स्ट गेनर्स हैं। RBL बैंक, बजाज फिनसर्व, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट यहाँ पर भी खरीदारी आई है। तो इन स्टॉक्स पर तो शानदार तेजी रही ही है। आइशर यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एक अच्छा स्पाइक आते हुए देखा है, लगभग 20,000 के पास आ गया है स्टॉक। 20,000 के जस्ट नीचे का हाई बनाया है 19,980 रुपए पर। आइशर पर एक बार मैं राय लेना चाहूंगा सुमित जी आपसे, जिस तरह से मूव आ रहा है, क्या ट्रेंड बन रहा है सर स्टॉक पर? दीपांशु, आइशर के अंदर बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिला है। स्टॉक ऑलरेडी 19,960 के आसपास यानी 20,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल का हाई जो था उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी ऐसा लगता है। तो जब तक ये 19,500-600 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक आइशर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर में 20,000 के ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होने पे या फिर क्लोजिंग मिलने पे हमें 20,500 तक का अपसाइड मूव आइशर मोटर्स में देखने को मिल सकता है। 20,000 के ऊपर सस्टेन किया तो 20,500 का टारगेट होगा, नीचे में 19,600 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, ये है आपके लिए आइशर। 19,600 का स्टॉप लॉस रखिए, 20,000 के ऊपर जाने के लिए तैयार है स्टॉक। पालविया जी, एस्कॉर्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी हम देख रहे हैं 52 वीक हाई पर है, पर और तेजी बनती हुई आ रही है, और कितना ऊपर जा सकता है एस्कॉर्ट्स? बिल्कुल दीपांशु, ये स्टॉक ने ऑटोमोबाइल पैक में आउट परफॉर्मेंस दिखाया और ये जिस तरीके का इसका सेटअप है मुझे लगता है कि और यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 1140 1150 इसके नेक्स्ट टारगेट होंगे। करंट लेवल से जिनकी भी पोजीशन है उन्हें स्टॉप लॉस ट्रेल करके 1090 पे ले आना चाहिए। मोमेंटम इसमें कंटिन्यू रहेगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। मोमेंटम बरकरार रहेगा, स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, नजर रखिए जहां तक एस्कॉर्ट्स का सवाल है। नितिन जी, हैवेल्स यहाँ पर भी एक अच्छी मूव आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई दिखी है, पर क्या हैवेल्स लग रहा है सर 600 के ऊपर जाकर सस्टेन कर सकता है, गेन्स आ सकती हैं उसके ऊपर? देखिए, बिल्कुल ऊपर जाना चाहिए। 610 615 ऐसे टारगेट होंगे। आज वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिचुएशन है, तो मुझे लग रहा है कि पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। 590 का स्टॉप लॉस होगा और करीब 615 से 620 के टारगेट होंगे। ओके, नजर रखिए जहां तक हैवेल्स का भी सवाल है इसमें। आशीष जी, जिस तरह से थोड़ा कंजम्पशन पैटर्न्स में मूवमेंट हो रहा है, गोदरेज कंज्यूमर की तरफ से अपडेट आया था, वैसे तो उतने खराब अपडेट नहीं थे, ब्रोकरेज कमेंट्री भी पॉजिटिव है, आज स्टॉक ने ज्यादा नहीं रिएक्ट किया है, बट कंजम्पशन यूनिवर्स में देखें तो क्या अब लग रहा है कि यहाँ की लीडरशिप बरकरार रहेगी या फिर थोड़ी मुनाफा वसूली का केस दिख रहा है जहां तक कंजम्पशन स्टॉक्स का सवाल है? देखिए, अगर किसी इस वजह से जो मुनाफा वसूली कहीं आती भी है तो मैं यही बोलूंगा, सो कॉल्ड वीकर हैंड्स विल गिव वे टू स्ट्रॉन्ग हैंड्स, बिकॉज ये जो सेगमेंट है ये इट विल कंटिन्यू टू डू वेल, बिकॉज यहाँ पे एक सर्टनिटी है इस समय किसी भी इन्वेस्टर को, वो बहुत प्यारी है। तो उस समय अगर आप देखें, अगर मैं पर्सपेक्टिव दूं, मैं मेरे पोर्टफोलियो में हर समय गिरावट पे कोई स्टॉक को ऐड करना चाहूंगा या इवन इन लेवल्स पे मैं ऐड कर रहा हूं। आई विल बी वेरी कैंडिड विद यू, विच इज HUL। आई लाइक HUL फॉर इवन एट दीज लेवल्स एंड आई बिलीव कि अगर कि ये सब मूवमेंट जो हो रही है सेक्टर्स में, अगर इसकी वजह से मुझे मौका मिला तो मैं तो आई एम वेटिंग फॉर इट। ओके, डिप पर खरीदारी का समय है, यहाँ पर हमें देखना है। एक और जगह जहाँ पर हम एक्शन देख रहे हैं वो है काफ़ी सारे बैंक्स, काफ़ी सारे फाइनेंशियल्स, वहाँ पर थोड़ी फंड रेजिंग को को लेकर खबरें आ रही हैं, और पूजा त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं ये बताने के लिए कि किस तरह की फंड रेजिंग प्लान कर रही है। सिर्फ बैंक से फाइनेंशियल्स ही नहीं, बट काफ़ी सारी कंपनीज फ़ायदा उठा रही हैं जिस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी है और जिस तरह से थोड़े स्टॉक्स भी गिरे हैं, प्रमोटर्स भी पैसा लगाने को तैयार है। तो चलिए जान लेते हैं, पूजा त्रिपाठी हमारे साथ तैयार है। पूजा, एक ट्रेंड बन गया है बाजार में फंड रेजिंग का, कई तरीके से फंड रेजिंग हो रही है, जरा बताइए आगे जाकर किस तरह की फंड रेजिंग आती हुई दिख रही है, कौन सी कंपनीज फोकस में रहनी चाहिए?
जी, अब देखिए कल की बात है, कल आदित्य बिरला फैशन अपना राइट्स इशू लेकर आने वाली है, कल रिकॉर्ड डेट थी। और इसके अलावा भी पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, मई से जब से रिलायंस अपना राइट्स इशू लेकर आया था, उसके बाद से ये पूरा ही मार्केट इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है कि अब हर कंपनी जिस तरह से सक्सेसफुली कंपनियां रेस कर रही हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा अब हर कंपनी उठाना चाह रही है। क्योंकि कोरोना वायरस का जो संकट चल रहा है, ऐसे में सिर्फ राइट्स इशू ही एवेन्यू ऐसा उनको दिखाई दे रहा है जहां पर कि वो ठीक तरीके से पूंजी जुटा पा रहे हैं और इससे वो अपने बैलेंस शीट को भी कहीं ना कहीं मैनेज कर ले रहे हैं और कर्ज को कम करने में भी उनको मदद मिल रही है। तो रिलायंस का हमने देखा था करीब 52,000 करोड़ का जो राइट्स इशू आया था वो काफी सक्सेसफुल था। इसके अलावा पीवीआर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, आदित्य बिरला फैशन, इन तमाम कंपनियों ने भी राइट्स इशू की घोषणा की है और इनका रिकॉर्ड डेट्स और इशू प्राइस भी आ चुके हैं, जो कि कंपनी अब 18 से 20% डिस्काउंट पे भी ये राइट्स इशू लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा टाटा पावर जैसी भी कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने भी फिलहाल घोषणा की है, अभी डेट नहीं फिक्स हुई है, लेकिन टाटा पावर, M&M फाइनेंस, ये भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि जल्द ही अपना राइट्स इशू लेकर आएंगे और इसके जो रकम वगैरह है वो भी जल्द ही आपको इसकी इंफॉर्मेशन सभी मिल जाएगी। तो अभी फिलहाल जितनी भी कंपनियां हैं वो इसका फायदा उठा रही है। अगर पीछे का हम ट्रेंड देखें तो FY21 में, माफ कीजिएगा, FY20 में करीब 52 से 53 हजार करोड़ कंपनियों ने जुटाए थे राइट्स इशू के जरिए। FY21 अभी शुरुआत हुई है, Q1 हुआ है और अभी ही राइट्स इशू के जरिए जो रकम है वो करीब 52,000 करोड़ को पार कर चुकी है। तो हम देखेंगे कि इस बार राइट्स इशू के जरिए जो जुटाई हुई रकम होगी वो अपने हाईएस्ट लेवल पर होगी और कंपनियां डिस्काउंट्स भी अच्छा लेकर आ रही हैं। रिटेल निवेशकों को यहाँ पर रुझान भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है राइट्स इशू के चलते। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि काफी सारी कंपनियों ने घोषणा कर दी और आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि कुछ कंपनियों की तरफ से इस तरह के अनाउंसमेंट होते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो ये हैं वो तमाम स्टॉक्स जहां पर कंपनियां एक के बाद एक राइट्स इशू या फिर किसी न किसी तरीके से प्लेसमेंट के जरिए पैसा जुटाने की कोशिश में। अभी आपने थोड़े दिन पहले वो भी सुना कि 3700 करोड़ रुपए में 20% फार्मा कारोबार में हिस्सेदारी बेची है पिरामल एंटरप्राइजेज ने भी। तो जैसे भी राइट्स इशू हुआ या फिर कोई बिजनेस बेचकर हुआ या QI पे हुआ, ढेर सारे प्रोमोटर्स ने भी अभी अपनी हिस्सेदारी बेची है। कई सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी बिकी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम चल रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता हुआ दिख भी रहा है। आइए, तो ये है आपके लिए पैसा जुटाने की योजनाएं कंपनियों की तरफ है। बाजार शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए और हर निशान में वाह, ट्रिपल सेंचुरी मारता हुआ बैंक निफ्टी 370 अंक ऊपर। माय गुडनेस, क्या बात है। बड़े ब्रेकआउट के साथ बंद होने की तैयारी बैंक निफ्टी की होती दिख रही है। निफ्टी भी मजबूती से हरे निशान में बंद होता हुआ दिख रहा है। वाह, 786 10,786 ये है फाइनल फिगर जो आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। 10,786.20 10786.20 इस पर हुई है क्लोजिंग आपकी निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर बंद हुआ है 22,567 पर और सेंसेक्स बंद हुआ 36,634 पर 147 अंकों के फायदे के साथ। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व आज के स्टार परफॉर्मर। 8% मजबूत बजाज फाइनेंस और 5% मजबूत बजाज फिनसर्व। इंडसइंड बैंक ने 6% की दिखाई उछाल। आईशर मोटर में दिखी 4% की रफ्तार। ICICI बैंक और इन्फोसिस रहे 3% से ज़्यादा मजबूत। तो एक्सिस और HCL टेक में भी रही शानदार तेजी। ये है आपके लिए स्टॉक्स जो एक्शन में। कमजोर क्या रहा? अदानी पोर्ट में 3.5% का नुकसान, पावर ग्रिड 3% नीचे, ग्रासिम 3% नीचे आज होते हुए बंद। लेकिन वायदा कारोबार के कई स्टॉक ऐसे जो आज बड़े दिनों बाद डबल डिजिट में तेजी दिखाते हुए नजर आए और उसमें से एक है बॉश लिमिटेड जो पसंद था बसीन साहब को, लगातार वो कह रहे थे और आज फाइनली देखिए 1400 रुपए की बड़ी दमदार उछाल के साथ बंद हुआ। सारे टारगेट हासिल, 13,400 के पार। M&M फाइनेंस 165 पर चिल्ला कर वो कह रहे थे 185 के टारगेट के लिए डिलीवरी के लिए खरीदिए और 190-92 पे आज किरण जी ने भी, कुणाल जी, राकेश जी ने भी, सबने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया। 200 के पार बंद हुआ था, आप 11-12% मानना पड़ेगा। किरण जी के भी जो तगड़े वाले स्पेशल पिक है बहुत ही ज़बरदस्त। इक्विटास वागले साहब और हमारे विश्वेश जी दोनों को पसंद, 11% की मजबूती के साथ बंद हुआ। बंधन बैंक सारे बंधन तोड़ के 10% के ऊपरी सर्किट के नज़दीक जाकर बंद हुआ। उज्जीवन में फिर से जीवन लौटता हुआ 8% की मजबूती के साथ। चोला फाइनेंस भी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आ जाई है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। चोला अभी आशीष जी ने भी रिकमेंड किया था और सुबह भी चोला फाइनेंस रिकमेंड हुआ था मेरे ख्याल से ऑप्शंस में, वहाँ पर भी बड़ी तेजी बनती थी। जी हाँ, जय ठक्कर ने 205 रुपये वाला कॉल ऑप्शन चोला का खरीदने की राय दी थी। वाव, टारगेट हासिल 1770 1990 मेरे ख्याल से उसके बेहद नज़दीक पहुंच गया होगा। Naukri.com
कुणाल जी राकेश जी ने खरीदारी करने की राय दी। आरबीएल बैंक भी मजबूती के साथ, एनआईटी टेक में तेजी होती दिखे। तो ढेर सारा एक्शन स्टॉक्स में रहा है आज तेजी की तरफ। कमजोर क्या रहा है वो भी बता दूं। आईजीएल 6% नीचे, पेट्रोनेट, एलएनजी और एमजीएल विदेशी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट जो आई थी इन सारे गैस स्टॉक पर, उसके बाद यहाँ पर आज मुनाफा वसूली हावी होती दिखी है। इससे पहले कि फाइनल क्लोजिंग में आपके सामने रखूँ, 6 बजे शाम का शो क्या है खास आपको बता दूँ। अगर आप भीड़ भाड़ से अलग होते ही अपना मास्क हटा देते हैं, अपने लगता है ना कि जैसे हम सब लोग साथ में हैं, दोस्त लोग हैं या फिर बाहर गए हैं, ऑफिस में हैं और 4-5 लोग साथ में, तो मास्क लगाना, बाकी क्यों लगाना। ऐसा सोचते ना, मुझे पता है आप लोग सोचते हैं ऐसा, और आपको लगता है कि मास्क नहीं लगाया, कोई पास में है ही नहीं तो क्यों लगाना। गलत है ये सोच एकदम। बंसल जी, ये लोग हैं ना, आमतौर पर लोगों की यही सोच है ना कि जब सब साथ में हो तो मास्क लगाओ, बाकी मत लगाओ। सही है कि गलत? बिल्कुल अनिल जी, यही सोच है। आदमी थोड़ा सा किनारे होता नहीं है और मास्क को उतार लेता है। दिल्ली में तो अनिल जी आलम है कि लोग सुबह वॉक कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं और मास्क को नीचे लटका रखा होता है। तो यही सोच है अनिल जी, बिल्कुल यही सोच है। हाँ, वो बात सही है। और उसमें एक इशू भी है, बहुत सारे लोग जब मास्क लगा कर अगर वॉक या जॉगिंग या बड़े भागते हैं तो उनको थोड़ी ब्रीदिंग का इशू भी आता है। तो वो भी आप देखिए कि अगर मास्क लगा कर आप दौड़ नहीं सकते तो वो भी अपना हेल्थ का ध्यान रखें। लेकिन ये पॉइंट मैंने आपसे पूछा ना बंसल जी, इसके पीछे एक खास कारण है, क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च सामने आई है और वो ये कि 32 देशों के 239 साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि ये कोरोना जो है हवा से भी फैल सकता है। अब तक तो ये था कि भाई ये छूने से फैलता है, राइट? अभी तक यही था कि छूने से फैलता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये हवा में भी फैल रहा है। और उन्होंने WHO से कहा कि आप अपनी गाइडलाइंस बदलिए इसको लेकर। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फिलहाल WHO भी है ना मना नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हालांकि उन्होंने अभी तक अपनी गाइडलाइंस बदली नहीं है। लेकिन क्या कोरोना हवा से भी फैल सकता है? और अगर फैल सकता है तो फिर हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ये करना है कि हमें सावधानी क्या रखनी है, इसी पर हमें अपना इस पर। देखिए, कोरोना से बचने का एक ही उपाय है कि इससे बचिए, बस इससे बचेंगे तो बचे रहेंगे। तो सिंपल सॉल्यूशन यही है कि एक तो इसके कोरोना किसी तरह से लगे तो हमारा इम्यूनिटी लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग करके रखें ताकि आए और चले जाए, क्योंकि ज़्यादा नुकसान उन लोगों को हो रहा है जिन्हें कोई और बीमारी है और तो ही वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो क्या हवा से भी फैलता है कोरोना? ये आज की चर्चा का विषय है, इस पर हम करेंगे बातचीत, साथ ही आपको करेंगे सतर्क, जागरूक और सावधान कि किस तरह से आपको सावधानी रखनी है कि अगर हवा से फैलता हो, नहीं फैलता हो तो बहुत अच्छी बात है, क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर फैलता हो तो हमें क्या सावधानी रखनी है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस पर रहेगा हमारा शाम को 6 बजे का स्पेशल शो, आपकी खबर आपका फ़ायदा में। आइए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने, बहुत ही बढ़िया। निफ्टी 99 के चक्कर में 10,799.65, 35 बेसिस पॉइंट से 10,800 पर बंद होने से रह गया नीचे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी 36 अंकों की मजबूती का। और बैंक निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग तो बहुत ऊपर आई है, जहां बंद हुआ वहां से करीबन 80 पॉइंट ऊपर बंद आया, क्योंकि मैं देख रहा था 22,530-40 के आसपास बंद हो रहा था, लेकिन स्पॉट लेवल पर 22,628 ये फाइनल क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की, बेहद मजबूत 429 पॉइंट की तेजी के साथ। सेंसेक्स 187 अंक मजबूत बंद होता हुआ। तो शानदार क्लोजिंग आज के सेशन की। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, आप तीनों का शुक्रिया, और शुक्रिया आशीष कुकरेजा साहब, नितिन मुरारका साहब, राजेश पालिया जी, आप तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए। और सुमित जी का विशेष शुक्रिया लगातार दिन भर सैटेलाइट छोड़ते रहने के लिए। तो कल सुबह आप सब लोगों से फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मुझे और दीप को इजाज़त। नमस्कार।